आज हम दुनिया की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों के बारे में जानेंगे। ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी के बुक रिच डैड पुअर डैड। ये किताब हमको सिखाती है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है, और हम अपने जीवन में बहुत जल्द आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं। चलो देखते हैं। इंट्रोडक्शन। अमीर पिता, गरीब पिता। दो पिताओं ने मुझे विपरीत दृष्टिकोणों का विकल्प दिया, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। मेरे दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। एक बहुत ही शिक्षित और बुद्धिमान था, उसके पास पीएचडी थी और उसने 2 साल से भी कम समय में 4 साल का स्नातक कार्य पूरा किया। फिर वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय और नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय में अपनी उन्नत पढ़ाई करने गया, सभी पूर्ण वित्तीय छात्रवृत्ति पर। दूसरे पिता ने कभी 8वीं कक्षा पूरी नहीं की। दोनों पुरुष अपने करियर में सफल रहे, उन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की, दोनों ने पर्याप्त आय अर्जित की। फिर भी एक हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहा। दूसरा हवाई में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक की मृत्यु उसके परिवार, दान और उसके चच के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर हुई। दूसरे ने मरने के बाद भुगतान किए जाने वाले बिलों को छोड़ दिया। दोनों पुरुष मजबूत, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों पुरुषों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी सलाह नहीं दी। दोनों ही व्यक्ति शिक्षा में दृढ़ता से विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के एक ही पाठ्यक्रम की सिफारिश नहीं की। यदि मेरे पास केवल एक पिता होता, तो मुझे उनकी सलाह को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता। दो पिता होने से मुझे विपरीत दृष्टिकोणों का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। केवल एक को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैंने पाया कि मैं अधिक सोचता, तुलना करता और फिर अपने लिए चुनाव करता। समस्या ये थी कि अमीर आदमी अभी अमीर नहीं था और गरीब आदमी अभी गरीब नहीं था। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों ही पैसे और परिवारों के साथ संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पैसे के बारे में उनके विचार बहुत अलग थे। उदाहरण के लिए, एक पिता कहता था, धन का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है। दूसरे ने कहा, धन की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। एक छोटे लड़के के रूप में दो मजबूत पिताओं का मुझ पर प्रभाव होना, उनके दृष्टिकोणों में, खास तौर पर पैसे के बारे में, इतना अंतर था कि मैं उत्सुक और कौतूहलपूर्ण हो गया। मैं लंबे समय तक सोचने लगा कि वह क्या कह रहा है। मेरा निजी समय बहुत ज्यादा चिंतन करने में बीतता था। मैं खुद से ऐसे सवाल पूछता था, वह ऐसा क्यों कह रहा है? और फिर दूसरे पिता के कथन के बारे में वही सवाल पूछता था। ये कहना ज्यादा आसान होता, हाँ वह सही कह रहा है, मैं उससे सहमत हूँ, या फिर यह कहकर दृष्टिकोण को अस्वीकार कर देना कि बूढ़ा आदमी नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। इसके बजाय मेरे दो प्यारे पिता होने के कारण मुझे सोचने और अंततः अपने लिए एक रास्ता चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए चुनना लंबे समय में एक दृष्टिकोण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान साबित हुआ। अमीरों के अमीर बनने, गरीबों के गरीब बनने और मध्यम वर्ग के कर्ज में संघर्ष करने का एक कारण यह है कि पैसे का विषय घर पर पढ़ाया जाता है, स्कूल में नहीं। हम में से अधिकांश लोग अपने माता पिता से पैसे के बारे में सीखते हैं, तो गरीब माता पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या बता सकते हैं? वे बस इतना कहते हैं, स्कूल में पढ़ो और कड़ी मेहनत करो। बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ स्नातक हो सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति की वित्तीय प्रोग्रामिंग और मानसिकता के साथ। दुख की बात है कि स्कूलों में पैसा नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल शैक्षणिक और पेशेवर कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वित्तीय कौशल पर नहीं। ये बताता है कि स्मार्ट बैंकर, डॉक्टर और अकाउंटेंट जिन्होंने बेहतरीन ग्रेड अर्जित किए हैं, वे अपने पूरे जीवन में वित्तीय रूप से संघर्ष कर सकते हैं। हमारा चौंका देने वाला राष्ट्रीय ऋण काफी हद तक उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो वित्तीय निर्णय लेते हैं। पैसे के विषय में बहुत कम या बिल्कुल भी प्रशिक्षण नहीं। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या होगा जब हमारे पास लाखों लोग होंगे जिन्हें वित्तीय और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होगी। वे वित्तीय सहायता के लिए अपने परिवार या सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा के पास पैसे खत्म हो जाएंगे? अगर बच्चों को पैसे के बारे में सिखाने का काम माता पिता पर छोड़ दिया जाता रहेगा, जिनमें से ज्यादातर गरीब होंगे या पहले से ही गरीब हैं, तो देश कैसे बचेगा? चूंकि मेरे दो प्रभावशाली पिता थे, इसलिए मैंने उन दोनों से सीखा। मुझे प्रत्येक पिता की सलाह के बारे में सोचना पड़ा और ऐसा करने से मुझे किसी के विचारों की शक्ति और उसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली।
उदाहरण के लिए एक पिता को ये कहने की आदत थी, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। दूसरे पिता ने उन शब्दों का इस्तेमाल करने से मना किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं पूछूं, मैं इसे वहन कैसे कर सकता हूं। एक कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक आपको छूट देता है और दूसरा आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले पिता समझाते थे कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता या आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ? ये सवाल पूछने से आपका दिमाग काम पर लग जाता है। उनका मतलब यह नहीं था कि आपको अपनी मनचाही हर चीज खरीद लेनी चाहिए। वह आपके दिमाग का इस्तेमाल करने के बारे में कट्टर थे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। वह कहते थे, मेरा दिमाग हर दिन मजबूत होता जाता है क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये जितना मजबूत होगा, मैं उतना ही अधिक पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि अपने आप ये कहना कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता मानसिक आलस्य का संकेत है। हालांकि दोनों पिता काम करते थे कठिन। मैंने देखा कि एक पिता को वित्तीय मामलों में अपने दिमाग को शांत करने की आदत थी और दूसरे को अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की आदत थी। दीर्घकालिक परिणाम ये हुआ कि एक पिता आर्थिक रूप से मजबूत हुआ और दूसरा कमजोर हुआ। यह उस व्यक्ति से बहुत अलग नहीं है जो नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए जिम जाता है और वह व्यक्ति जो सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। उचित शारीरिक व्यायाम आपके स्वास्थ्य की संभावनाओं को बढ़ाता है और उचित मानसिक व्यायाम आपके धन की संभावनाओं को बढ़ाता है। मेरे दो पिताओं के दृष्टिकोण विपरीत थे और इसने उनके सोचने के तरीके को प्रभावित किया। एक पिता ने सोचा कि अमीरों को कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल करने के लिए अधिक करों का भुगतान करना चाहिए। दूसरे ने कहा, कर उन लोगों को दंडित करते हैं जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक पिता ने सुझाव दिया, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें काम करने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। दूसरे ने सुझाव दिया, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। एक पिता ने कहा, मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि मेरे पास तुम बच्चे हो। दूसरे ने कहा, मैं अमीर इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास तुम बच्चे हो। एक ने खाने की मेज पर पैसे और व्यापार के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया, जबकि दूसरे ने खाने के दौरान पैसे के विषय पर चर्चा करने से मना किया। एक ने कहा, जब बात पैसे की आती है तो इसे सुरक्षित तरीके से करें, जोखिम न लें। दूसरे ने कहा, जोखिम प्रबंधन करना सीखें। एक का मानना था, हमारा घर हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था, मेरा घर एक दायित्व है और अगर आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप मुश्किल में हैं। दोनों पिता समय पर अपने बिलों का भुगतान करते थे, फिर भी एक ने अपने बिल पहले चुकाए जबकि दूसरे ने अपने बिलों का भुगतान सबसे आखिर में किया। एक पिता का मानना था कि एक कंपनी या सरकार आपका और आपकी जरूरतों का ख्याल रखेगी। वह हमेशा वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति योजनाओं, चिकित्सा लाभ, बीमारी की छुट्टी के दिनों और अन्य सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वह अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में शामिल हुए और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति और पात्रता पैकेज अर्जित किया। उन्हें चिकित्सा लाभ और PX विशेषाधिकारों का विचार पसंद आया जो सेना अपने सेवानिवृत्त लोगों को प्रदान करती है। उन्हें विश्वविद्यालय के माध्यम से उपलब्ध कार्यकाल प्रणाली भी पसंद थी। जीवन भर के लिए नौकरी की सुरक्षा और नौकरी के लाभों का विचार कभी कभी नौकरी से अधिक महत्वपूर्ण लगता था। वह अक्सर कहा करते थे, मैंने सरकार के लिए कड़ी मेहनत की है और मैं इन लाभों के लिए आकर्षित हूँ। दूसरा व्यक्ति पूर्ण वित्तीय आत्मनिर्भरता में विश्वास करता था। उन्होंने पात्रता मानसिकता के खिलाफ बात की और बताया कि कैसे इसने कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों को बनाया। वह आर्थिक रूप से सक्षम होने के बारे में जोरदार थे। एक पिता ने कुछ डॉलर बचाने के लिए संघर्ष किया, दूसरे ने निवेश किया। एक पिता ने मुझे एक प्रभावशाली रिज्यूम लिखना सिखाया ताकि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूं। गेरू ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाती हैं ताकि मैं नौकरियां पैदा कर सकूं। दो मजबूत पिताओं की संतान होने के कारण मुझे ये देखने का मौका मिला कि अलग अलग विचारों का किसी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने देखा कि लोग वास्तव में अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे गरीब पिता हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, और वह भविष्यवाणी हकीकत बन गई। दूसरी ओर, मेरे अमीर पिता हमेशा खुद को अमीर कहते थे। वह ऐसी बातें कहते थे, मैं एक अमीर आदमी हूँ, और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब वह हर साल एक बड़ी वित्तीय समस्या के बाद दिवालिया हो जाता था, तब भी वह टूट जाता था। 1970 के दशक में वह खुद को एक अमीर आदमी के रूप में संदर्भित करता रहा। वह खुद को ये कहकर छिपाता था, गरीब होने और दिवालिया होने के बीच एक अंतर है।
दिवालिया होना अस्थायी है, गरीब हमेशा के लिए है। मेरे गरीब पिता कहते थे, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसे का कोई महत्व नहीं है। मेरे अमीर पिता हमेशा कहते थे, पैसा शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी भी मापा या सराहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक युवा लड़के के रूप में मेरे लिए ये स्पष्ट हो गया कि मेरे विचारों और मैं खुद को कैसे व्यक्त करता हूँ, इसके बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि मेरे गरीब पिता गरीब थे इसलिए नहीं कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, जो महत्वपूर्ण था, बल्कि उनके विचारों और कार्यों के कारण। एक युवा लड़के के रूप में दो पिताओं के साथ मैं इस बात के प्रति बहुत सतर्क हो गया कि मैं अपने विचारों को अपनाने के लिए कौन से विचारों को अपनाता हूँ। क्या मुझे अपने अमीर पिता की बात सुननी चाहिए या अपने गरीब पिता की? हालांकि दोनों पुरुषों में शिक्षा और सीखने के लिए बहुत सम्मान था, लेकिन वे इस बात पर असहमत थे कि उन्हें क्या सीखना महत्वपूर्ण लगता है। एक चाहता था कि मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी नौकरी करूं। वह चाहते थे कि मैं पेशेवर वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए पढ़ाई करूं और MBA के लिए बिजनेस स्कूल जाऊं। दूसरे ने मुझे अमीर बनने के लिए पढ़ाई करने, ये समझने के लिए प्रोत्साहित किया कि पैसा कैसे काम करता है और यह सीखने के लिए कि यह मेरे लिए कैसे काम करता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने पैसे के बारे में अपने अमीर पिता की बात सुनने और उनसे सीखने का फैसला किया। ऐसा करने में मैंने अपने गरीब पिता की बात नहीं सुनने का फैसला किया, भले ही उनके पास कॉलेज की सभी डिग्री थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी कई कविताएं पसंद हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा है द रोड नॉट टेकन। मैं लगभग रोजाना इसका पाठ पढ़ता हूँ। द रोड नॉट टेकन। पीले जंगल में 2 रास्ते अलग हो गए और अफसोस कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका और एक यात्री बन गया। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और जहां तक हो सका एक को देखा जहां वह झाड़ियों में धड़क रही थी, फिर दूसरे को लिया। उतना ही सुंदर और शायद बेहतर दावा था, क्योंकि यह घास थी और घिसाव की जरूरत थी। हालांकि वहां से गुजरने से वे लगभग एक जैसे घिस गए थे और दोनों उस सुबह समान रूप से पत्तियों में पड़े थे, जिस पर किसी का कदम नहीं पड़ा था। ओह, मैंने पहले को दूसरे दिन के लिए रख लिया। फिर भी यह जानते हुए कि रास्ता कैसे एक दूसरे से जुड़ता है, मुझे संदेह था कि क्या मैं कभी वापस आऊंगा। मैं इसे एक आह भरते हुए कहीं युगों युगों बाद कहूंगा। जंगल में 2 रास्ते अलग हो गए और मैंने वह रास्ता लिया जिस पर कम लोग जाते थे, और इसने सारा अंतर पैदा कर दिया। पिछले कई सालों में मैंने अक्सर रॉबर्ट के बारे में सोचा है। फ्रॉस्ट की कविता। पैसे के बारे में अपने उच्च शिक्षित पिता की सलाह और दृष्टिकोण को न सुनना एक दर्दनाक निर्णय था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरे बाकी जीवन को आकार दिया। एक बार जब मैंने तय कर लिया कि किसकी बात सुननी है, तो पैसे के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हुई। मेरे अमीर पिता ने मुझे 30 साल की अवधि में पकड़ा, जब तक कि मैं 39 साल का नहीं हो गया। उन्होंने तब रोका जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं जानता हूं और पूरी तरह से समझता हूं कि वे अक्सर मेरे मोटे दिमाग में क्या डालने की कोशिश कर रहे थे। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन इससे भी अधिक शक्तिशाली वित्तीय शिक्षा है। पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन अगर आपको ये शिक्षा है कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप उस पर शक्ति प्राप्त करते हैं और धन का निर्माण शुरू कर सकते हैं। सकारात्मक सोच अकेले काम नहीं करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल गए और कभी नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है, इसलिए वे अपना जीवन पैसे के लिए काम करते हुए बिताते हैं। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं केवल 9 साल का था। मेरे अमीर पिता ने मुझे जो सबक सिखाए वे सरल थे, और जब ये सब कहा और किया गया तो केवल 6 मुख्य सबक थे जो 30 वर्षों में दोहराए गए। ये पुस्तक उन 6 पाठों के बारे में है, जितना संभव हो उतना सरल, ठीक वैसे ही जैसे मेरे अमीर पिता ने मुझे वे पाठ बताए थे। ये पाठ उत्तर नहीं है, बल्कि ऐसे मार्गदर्शक हैं जो आपको और आपके बच्चों और आपके परिवारों को अमीर बनने में मदद करेंगे, चाहे इस दुनिया में जो भी हो। ये पुस्तक उन 6 पाठों के बारे में है जो संभव हो उतने ही। अगले वीडियो में हम इसके 7 लेसन्स के बारे में जानेंगे। कृपया कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा और हमारे चैनल बियॉन्ड इनफैक्ट को सब्सक्राइब करें। अध्याय 1, लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब वह 9 साल का था, रॉबर्ट कियोसाकी और उसके बचपन के दोस्तों को एक सहपाठी के समुद्र तट के घर में आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि वे एक समृद्ध स्कूल में गरीब बच्चे थे। अपने गरीब पिता, जो एक शिक्षक थे और अच्छी कमाई करते थे, लेकिन हमेशा गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे, द्वारा कहे जाने के बाद कि बस जाओ और पैसा कमाओ, उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने बस यही किया। उन्होंने खाली टूथपेस्ट ट्यूब एकत्र की, जो उस समय शीशे से बनी थीं।
उन्होंने उन्हें पिघलाया और नकली निकल बनाने के लिए प्लास्टर मोल्ड का इस्तेमाल किया। उन्हें जल्द ही रॉबर्ट के पिता ने सही रास्ते पर ला दिया, जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें माइक के पिता से बात करनी चाहिए, जिन्होंने कभी 8वीं कक्षा पूरी नहीं की लेकिन कई सफल व्यवसाय चलाए। माइक के पिता, पुस्तक के शीर्षक के अमीर पिता, उन्हें पढ़ाने के लिए सहमत हुए, लेकिन अपनी शर्तों पर। उन्होंने उन्हें हर शनिवार सुबह अपने एक सुविधा स्टोर में 3 घंटे काम करवाया, खाद्य पैकेजिंग की धूल झाड़ना और सफाई करना। उन्होंने उन्हें प्रति घंटे 10 सेंट का भुगतान किया, जिसे रॉबर्ट आमतौर पर 10 सेंट की कॉमिक पुस्तकों पर खर्च करते थे। काफी जल्दी रॉबर्ट उबाऊ काम और कम वेतन से निराश हो गया। जब उसने अपने दोस्त को बताया कि वह नौकरी छोड़ने जा रहा है, तो माइक ने उसे बताया कि उसके पिता ने कहा कि बातचीत होगी और रॉबर्ट को उससे मिलने की जरूरत है। रॉबर्ट के पिता एक स्कूल शिक्षक के रूप में व्याख्यान देते थे, लेकिन माइक के पिता कम बोलने वाले व्यक्ति थे और बहुत अलग तरीके से पकड़े गए थे, जिसे रॉबर्ट को पता चलने वाला था। अगले शनिवार की सुबह रॉबर्ट माइक के पिता से मिलने गया, लेकिन उसे धूल भरे कमरे में इंतजार करना पड़ा। 1 घंटे के लिए अंधेरे लिविंग रूम में बंद रहा। जब तक वह माइक के पिता से शिकायत करने पहुंचा, तब तक वह तंग आ चुका था और भावुक हो चुका था। उसने उन पर तैयार होने और उन्हें सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। जब उसने कहा कि माइक के पिता ने उनके समझौते के बावजूद उसे कुछ नहीं सिखाया, तो व्यवसाय के मालिक ने शांति से असहमति जताई। उसके अमीर पिता ने समझाया कि जीवन आपको शब्दों से नहीं सिखाता, बल्कि आपको धकेलकर सिखाता है। कुछ लोग जीवन को अपने इर्द गिर्द धकेलने देते हैं, अन्य लोग क्रोधित हो जाते हैं और अपने बॉस या अपने प्रियजनों के खिलाफ धक्का देते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और वास्तव में जीवन का स्वागत करते हैं जो उन्हें धकेलता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है। जो लोग वह सबक नहीं सीखते हैं, वे अपना जीवन हर किसी को दोष देने और बड़े ब्रेक का इंतजार करने में बिता। उसने रॉबर्ट को बताया कि वह और माइक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसे पैसे कमाने का तरीका सिखाने के लिए कहा था। उसके पास 150 से ज्यादा कर्मचारी थे और हालांकि उन्होंने नौकरी मांगी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी वह ज्ञान नहीं मांगा जो रॉबर्ट और माइक चाहते थे। इसलिए अमीर पिता ने एक ऐसा कोर्स बनाने का फैसला किया जो जीवन को दर्शाता हो, और उसने लड़कों को थोड़ा आगे बढ़ाया। रॉबर्ट ने पूछा कि उसने क्या सीखा है, सिवाय इसके कि उसके अमीर पिता कंजूस थे और अपने कर्मचारियों का शोषण करते थे। अमीर पिता ने उसे इस पर चुनौती दी, कहा कि ज्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका रवैया ही समस्या थी। समस्या का समाधान क्या होगा? उसका दिमाग, माइक के पिता ने उसे बताया। वह चाहता था कि रॉबर्ट सीखे कि पैसा कैसे काम करता है ताकि वह इसे अपने लिए काम में ला सके। वह इस बात से भी खुश था कि रॉबर्ट क्रोधित था, क्योंकि क्रोध प्यार के साथ मिलकर जुनून पैदा करता है। सीखने का एक मुख्य घटक, पैसा लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, उसने कहा। बहुत से लोग जिनके पास उच्च वेतन वाली नौकरी है, वे अभी भी पैसे की समस्याओं से जूझते हैं, रॉबर्ट के गरीब पिता की तरह, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि पैसे को अपने लिए कैसे काम में लाया जाए। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट ने उन 10 सेंट प्रति घंटे के लिए काम करते हुए जो भावनाएं महसूस की थीं, निराशा और यह महसूस करना कि यह पर्याप्त नहीं था। अगर उसने अभी यह सबक नहीं सीखा तो यह उसकी पूरी जिंदगी की तरह थी। उन्होंने रॉबर्ट को करों की अवधारणा से परिचित कराया, ये समझाते हुए कि गरीब और मध्यम वर्ग सरकार को उन पर कर लगाने की अनुमति देता है, लेकिन अमीर ऐसा नहीं करते। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबर्ट में अभी भी सीखने का जुनून है। जब उसने हाँ कहा, तो उसके अमीर पिता ने उससे कहा कि वह उसे स्टोर में काम के लिए भुगतान करना बंद कर देंगे। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वह इसका पता लगाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक मुफ्त में काम किया। माइक के पिता आए और उन्हें बात करने के लिए बाहर ले गए और पूछा कि क्या उन्होंने अभी तक कुछ सीखा है। उन्होंने नहीं सीखा था। अमीर पिता ने उनसे कहा कि अगर उन्होंने ये सबक नहीं सीखा, तो वे उन अधिकांश लोगों की तरह होंगे जो कम पैसे के लिए पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने उन्हें प्रति घंटे 25 सेंट की पेशकश की, जिसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर $1 प्रति घंटा, फिर $2 कर दिया, लेकिन रॉबर्ट चुप रहा। $5 प्रति घंटे की अंतिम पेशकश, उस समय एक राजसी रकम, ने रॉबर्ट को ये पुख्ता कर दिया कि उसे खरीदा नहीं जाएगा। अमीर पिता ने कहा, बिना किसी चीज के होने का डर उन्हें कड़ी मेहनत करने और तनख्वाह पाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन एक बार जब उनके पास वह पैसा आ जाता है, तो लालच उन्हें उन सभी चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जिन्हें वे खरीद सकते हैं, जिससे उन्हें और अधिक पैसे की जरूरत होती है, जिससे वे और अधिक खर्च करते हैं। इसे अमीर पिता ने रैट रेस कहा था।
उन्होंने लड़कों से कहा कि पहला कदम खुद को ये स्वीकार करना था कि वे क्या महसूस कर रहे थे। अक्सर लोग तार्किक रूप से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे ये स्वीकार करने से डरते हैं कि पैसा उनके जीवन को चला रहा है और इसलिए पैसा उन्हें नियंत्रित करता है। ये केवल गरीब ही नहीं है जो इस डर का सामना करते हैं, अमीर अक्सर डर की जगह से काम करते हैं। वह लड़कों को सिखाना चाहता था कि वे केवल अमीर न बने क्योंकि पैसा समस्या का समाधान नहीं करता है। स्कूल महत्वपूर्ण है, उन्होंने उन्हें बताया, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यह अंत है, शुरुआत नहीं। और लड़कों के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अपनी भावनाओं का उपयोग करके सोचना सीखें, न कि अपनी भावनाओं के साथ सोचना। उन्हें अपने विचारों को चुनना सीखना चाहिए। उन्होंने उन्हें पैसे कमाने के तरीकों पर नज़र रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जिस क्षण आप एक अवसर देखते हैं, आप उसे अपने पूरे जीवन में देखते रहेंगे। लड़कों ने ऐसा किया और जल्द ही उन्हें एक पुस्तकालय बनाने का अवसर दिखाई दिया, जहां बच्चे प्रवेश शुल्क का भुगतान कर सकते थे और 2 घंटे में जितनी चाहें उतनी कॉमिक पुस्तकें पढ़ सकते थे, बिना बिकी कॉमिक पुस्तकें जिन्हें अन्यथा सुविधा स्टोर से फेंक दिया जाता। उन्होंने बहुत अच्छा लाभ कमाया और व्यवसाय लगभग 3 महीने तक अच्छा चला, जब तक कि पुस्तकालय में एक लड़ाई ने इसे बंद नहीं कर दिया। लेकिन उन्होंने राजा के पैसे को अपने लिए काम करने का ये पहला सबक सीख लिया था, तब भी जब वे शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे। वे और अधिक सीखने के लिए तैयार थे और माइक के पिता उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे। बाएं गोलार्ध का क्षण उच्च वेतन वाली नौकरी होने के बावजूद रॉबर्ट के गरीब पिता जैसे लोग अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। दाएं गोलार्ध का क्षण त्यागी गई कॉमिक पुस्तकों को एक नए रचनात्मक तरीके से देखने से व्यवसाय का अवसर मिला। अवचेतन क्षण लोग भय और लालच की भावनाओं को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं। रॉबर्ट क्या कह रहा था, अब सोचने का समय है। अपने आप से पूछें, इस उद्धरण में रॉबर्ट क्या कह रहा है और वह ऐसा क्यों कहता है। इस खंड में आपको रॉबर्ट से सहमत या असहमत होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहा है। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगात्मक और सहायक होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर हैं। यदि आप नहीं समझते कि रॉबर्ट क्या कह रहा है, तो इससे दूर न भागें। समझने में मदद के लिए पूछें। प्रत्येक उद्धरण पर चर्चा करने के लिए समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ न लें। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीरों के पास पैसा होता है जो उनके लिए काम करता है। जीवन हम सभी को धकेलता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और दूसरे लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे दूसरों को धकेलकर जीवन का स्वागत करते हैं। मुझे दोष देना बंद करो और सोचो कि मैं समस्या हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं समस्या हूँ, तो आपको मुझे बदलना होगा। अगर आपको एहसास है कि आप ही समस्या हैं, तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और समझदार बन सकते हैं। जब पैसे की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित खेलना चाहते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जुनून उन्हें निर्देशित नहीं करता, डर करता है। ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा पैसे दिए जाने पर वे सिर्फ और ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ये डर ही है जो ज़्यादातर लोगों को नौकरी पर रखता है। बिल न चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसे न होने का डर और फिर से शुरुआत करने का डर। किसी पेशे या व्यापार को सीखने के लिए पढ़ाई करने और फिर पैसे के लिए काम करने की यही कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर गुस्सा करते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि यह उनकी भावनाएं हैं जो सोच रही हैं। नौकरी वास्तव में दीर्घकालिक समस्या का एक अल्पकालिक समाधान है। ये ठीक वैसा ही है जैसे गधे की तस्वीर जो गाड़ी खींच रहा है और उसका मालिक उसकी नाक के ठीक सामने गाजर लटका रहा है। गधे का मालिक जहां चाहे वहां जा सकता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के लिए सिर्फ एक और गाजर होगी। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। हम रॉबर्ट और माइक से लगभग 3.5 दशक बाद फिर से मिलते हैं। माइक ने अपने पिता की कंपनी संभाल ली है और वह अमीर पिता से भी बेहतर काम कर रहा है। जहां तक रॉबर्ट का सवाल है, वह 1994 में 47 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो गया। उसकी और उसकी पत्नी की संपत्ति अपने आप बढ़ रही है, एक अच्छी तरह से स्थापित पेड़ की तरह। वह हमारे कुछ महान नेताओं और सबसे अमीर व्यापारियों की 1923 की बैठक की कहानी साझा करता है। वे लोग जो सबसे बड़ी स्टील और गैस कंपनी के मालिक थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चलाते थे और जो राष्ट्रपति हॉर्डिंग की कैबिनेट में बैठे थे। 25 साल बाद उनमें से अधिकांश का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया था। वे लोग या तो दिवालिया हो गए,
निर्वासित हो गए या जेल गए। 1929 के स्टॉक क्रैश और महामंदी ने संभवतः उनके भाग्य में भूमिका निभाई, लेकिन आज हम उनके मुकाबले कहीं अधिक उथल-पुथल और बदलाव के दौर में जी रहे हैं। हमारे अस्तित्व के लिए पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी शिक्षा और सीखने की क्षमता। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना रखते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। इसलिए जब लोग पूछते हैं रॉबर्ट अमीर बनने की शुरुआत कहाँ से करें, तो वह उन्हें वही जवाब देता है जो उसके अमीर पिता ने उसे दिया था। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय रूप से साक्षर होना चाहिए। रॉबर्ट कई लोगों के काम करने के तरीके की तुलना एक छोटे से घर के लिए बने स्लैब पर गगनचुंबी इमारत बनाने से करता है। क्योंकि बच्चे स्कूल से स्नातक होते हैं जिसमें वित्तीय शिक्षा बहुत कम होती है, वे अपने वयस्क जीवन में अमेरिकी सपने का पीछा करते हैं लेकिन खुद को कर्ज में डूबा हुआ पाते हैं। उन्हें केवल अमीर बनने की रणनीति ही दिखती है, लेकिन वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि के बिना उनके प्रयास एक कमजोर नींव पर गगनचुंबी इमारत बनाने जैसे हैं, और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने के बजाय वे उपनगर के झुके हुए टॉवर के साथ समाप्त होते हैं। रॉबर्ट और उनके बचपन के दोस्त माइक को, हालांकि अमीर पिता की शिक्षा के कारण गगनचुंबी इमारत के योग्य एक मजबूत आधार दिया गया था। एक विषय के रूप में लेखांकन उबाऊ, भ्रमित करने वाला है और वित्तीय सफलता के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसे बच्चों के लिए सुलभ बनाने के लिए अमीर पिता ने 2 लड़कों को इसे पढ़ाने के लिए चित्रों का उपयोग किया। बाद में ही उन्होंने लड़कों का मार्गदर्शन करने के लिए संख्याओं को जोड़ना शुरू किया। मुख्य अवधारणाओं के माध्यम से रॉबर्ट कहते हैं कि नियम संख्या 1 ये है कि आपको परिसंपत्ति और देयता के बीच का अंतर पता होना चाहिए और केवल परिसंपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। आपको बस इतना ही जानना है। लेकिन इतना सरल होने के बावजूद ये कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग नहीं समझते हैं। जब अमीर पिता ने पहली बार इसे 2 किशोरों को समझाया तो उन्हें लगा कि वह मजाक कर रहा है। वयस्क इसे कैसे नहीं समझ सकते? क्या सभी को अमीर नहीं होना चाहिए? समस्या यह है कि अधिकांश लोगों को बैंकरों, वित्तीय योजनाकारों और अन्य लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से शिक्षित किया गया है, इसलिए उन्हें वह सब भूल जाना चाहिए जो उन्हें लगता है कि वे जानते हैं। कुछ लोगों को इस तरह के बुनियादी परिचय पर वापस लौटना अपमानजनक लगता है। असर और देयता की सही परिभाषाएं शब्दों में नहीं बल्कि संख्याओं में निहित हैं। रॉबर्ट पाठकों की मदद करने के लिए चित्रों का उपयोग उसी तरह करते हैं जिस तरह अमीर पिता ने उनकी मदद करने के लिए किया था। यह एक परिसंपत्ति का नकदी प्रवाह पैटर्न है। आय विवरण आरेख का शीर्ष भाग आय विवरण है, जिसे अक्सर लाभ हानि विवरण कहा जाता है। यह आय और व्यय को मापता है, पैसा आना और जाना। आरेख का निचला भाग बैलेंस शीट है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देनदारियों के विरुद्ध परिसंपत्तियों को संतुलित करने वाला होता है। परिसंपत्तियां आपकी आय में जुड़ती हैं, वे आपकी जेब में पैसा डालती हैं। ये देनदारी का नकदी प्रवाह पैटर्न है। देनदारी आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर बनना चाहते हैं, परिसंपत्तियां खरीदें। ये सरल लगता है, लेकिन बहुत से लोग संघर्ष करते हैं क्योंकि वे देनदारियां खरीदते हैं। यदि आप धन प्राप्त करना और बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। ये सिर्फ सीधी संख्या नहीं है, ये है कि संख्याएं कैसे कहानी बताती हैं। इन प्रत्येक आरेख में तीर का अनुसरण करें और देखें कि पैसा कहाँ जा रहा है या नकदी प्रवाह कहाँ है। यह आपको कहानी, उस वित्तीय स्थिति का कथानक बताएगा। इन सरलीकृत आरेखों के माध्यम से नकदी कैसे कहानी बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति किस तरह से पैसे संभालता है। अक्सर कर्ज में डूबे लोग सोचते हैं कि इसका जवाब अधिक पैसा कमाना है, लेकिन न केवल अधिक पैसा हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, बल्कि यह उन्हें और भी जटिल बना सकता है। यही कारण है कि कई लोग जिन्हें अचानक धन मिलता है, उदाहरण के लिए लॉटरी या विरासत के माध्यम से, वे इसे इतनी जल्दी खर्च कर देते हैं। नकदी में वृद्धि का परिणाम केवल खर्च में वृद्धि होता है। बहुत से लोगों के लिए जो चीज़ गायब है वह है वित्तीय शिक्षा। यही कारण है कि वे अपने पेशे में सफल हो सकते हैं लेकिन फिर भी पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया होगा, लेकिन इसे प्रबंधित करना नहीं सीखा होगा। लोग बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं और फिर भी वित्त के मामले में अनपढ़ हो सकते हैं। उन्होंने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना तो सीख लिया, लेकिन यह नहीं सीखा कि अपने पैसे से कैसे मेहनत करवाई जाए। रॉबर्ट एक युवा जोड़े की कहानी बताता है जो शादी करते हैं और साथ में अपना जीवन शुरू करते हैं। उनकी आय बढ़ने लगती है, लेकिन साथ ही उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। इस जोड़े को ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्च उठाना पड़ता है।
कर और कई लोगों के लिए यह आयकर नहीं है जो सबसे बड़ा झटका देता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा है। ये लगभग 15% है। सामाजिक सुरक्षा कर को मेडिकेयर कर दर के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें से सभी को नियोक्ता द्वारा मिलान किया जाना चाहिए, वह धन जो नियोक्ता अब कर्मचारी को नहीं दे सकता है, और कर्मचारी को उस राशि पर भी आयकर लगाया जाता है। युवा जोड़े को उन करों का सामना करना पड़ता है, और जब वे घर खरीदते हैं तो संपत्ति कर का सामना करना पड़ता है, और नए घर के साथ एक नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण भी मिलते हैं। अचानक उनकी देनदारियां बढ़ जाती हैं, जो बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण से भर जाती हैं। ये जोड़ा चूहे की दौड़ में फंस जाता है। मिश्रण में एक बच्चा जोड़ें और वे और अधिक मेहनत करते हैं, उच्च आय जो उच्च करों की ओर ले जाती है। वे ऋण लेना जारी रखते हैं, अंततः इसे समेकन ऋण में अपने बंधक में डाल देते हैं। लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली हैं, इसलिए क्रेडिट कार्ड का कर्ज जारी है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने अपने होम लोन को बढ़ा दिया है। उनके जोड़े और उनके जैसे कई लोगों के लिए उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है उसे कैसे संभालना है, यह नहीं पता। ये वित्तीय अशिक्षा और परिसंपत्ति और देनदारी के बीच सही अंतर को न समझने के कारण होता है। बहुत से लोग ये सवाल करने में समय नहीं लगाते कि क्या कुछ समझ में आता है, और बस भीड़ का अनुसरण करते हैं। अक्सर वे बिना सोचे समझे वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। विविधता लाएं, आपका घर एक परिसंपत्ति है। आपको ज्यादा कर्ज लेने पर टैक्स में छूट मिलती है। एक सुरक्षित नौकरी पाओ, गलतियां मत करो, जोखिम मत लो। रॉबर्ट और माइक ने अमीर पिता के साथ बैठकों में बैठने और उनके आसपास के बुद्धिमान लोगों से सीखने में बहुत समय बिताया, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और अपने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले मानक सिद्धांतों पर सवाल उठाना सीखा। इससे समस्याएं पैदा होने लगीं और वे अपने शिक्षकों से दूर हो गए। रॉबर्ट ने अपने पिता से भी पैसे के मामलों में असहमत होना शुरू कर दिया, खासकर जब बात उनके गरीब पिता के इस विचार की आई कि उनका घर उनका सबसे बड़ा निवेश था। इसके विपरीत अमीर पिता अपने घर को एक दायित्व के रूप में देखते थे। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि उनका घर एक परिसंपत्ति है, लेकिन रॉबर्ट सिखाते हैं कि घर एक दायित्व है, क्योंकि यह आपकी जेब से पैसे निकालता है, न केवल करों और खर्चों के साथ, बल्कि इसके मूल्य में कमी और आपके सारे पैसे आपके घर में बंधे होने पर छूटे अवसरों के कारण। और इससे आप निवेश के अनुभव की शिक्षा खो देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी बड़ा घर नहीं खरीद सकते, लेकिन पहले ऐसी परिसंपत्तियां खरीदना सुनिश्चित करें जो घर के भुगतान के लिए नकदी प्रवाह उत्पन्न करें। जब खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां होती हैं, तो शेष राशि को परिसंपत्तियों में फिर से निवेश किया जाता है, जो बैलेंस शीट पर परिसंपत्ति कॉलम को बढ़ाता है, जिससे अधिक आय उत्पन्न होती है। इसका परिणाम ये होता है कि जो अमीर संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर समझते हैं, वे और अधिक अमीर हो जाते हैं। मध्यम वर्ग चूहे की दौड़ में फंस जाता है, क्योंकि वे आय उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने घर को एक परिसंपत्ति के रूप में मानते हैं। वे इसलिए भी फंस जाते हैं क्योंकि उनका वेतन उनकी आय का प्राथमिक स्रोत है, और जब उनकी आय बढ़ती है तो उनके कर भी बढ़ते हैं। कई लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, अपने खातों को संभालने के लिए एक प्रबंधक को भुगतान करते हैं, क्योंकि उनके पास इसे स्वयं करने के लिए समय या विशेषज्ञता नहीं होती है। उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड सुरक्षित खेल रहा है, और उन्हें सुरक्षित खेलना पड़ता है क्योंकि उनकी बैलेंस शीट संतुलित नहीं है। वे अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि वे ऋण में अधिकतम हो चुके हैं और केवल उनके वेतन से ही पैसा आ रहा है। अमीर बनना चाहते हैं। जब आप वास्तव में समझ जाते हैं कि परिसंपत्ति क्या है, तो आय उत्पादक परिसंपत्तियों को खरीदने पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। देनदारियों और खर्चों को कम रखें। आप अपनी परिसंपत्ति कॉलम को गहरा करेंगे। तो आप कैसे जानते हैं कि आप कब अमीर हैं? रॉबर्ट आर बकमिनिस्टर फुलर की एक परिभाषा का उपयोग करते हैं। धन एक व्यक्ति की इतने दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है, या अगर मैंने आज काम करना बंद कर दिया तो मैं कितने समय तक जीवित रह सकता हूं। इसे कहने का दूसरा तरीका है संपत्ति व्यय कॉलम की तुलना में परिसंपत्ति कॉलम से नकदी प्रवाह का माप है। जब आपकी संपत्ति आपके खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करती है, तो आप अमीर हैं, भले ही आप अभी तक अमीर न हों। बाएं गोलार्ध का क्षण संख्याओं को देखें और वे जो कहानी बता रहे हैं उसे पढ़ना सीखें। संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है। अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है तो वह संपत्ति नहीं है, यह एक दायित्व है। दायां गोलार्ध का क्षण बैलेंस शीट के चित्र अलग अलग लोगों के जीवन में पैसे की आवाजाही को समझाने में मदद करते हैं।
अवचेतन क्षण बहिष्कार के डर से लोग आमतौर पर स्वीकृत राय या लोकप्रिय रुझानों के अनुरूप होते हैं और उन पर सवाल नहीं उठाते, अक्सर उनके वित्तीय नुकसान के लिए। रॉबर्ट क्या कह रहे थे, अब ये सोचने का समय है। अपने आप से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहा है और वह ऐसा क्यों कहता है। इस खंड में आपको रॉबर्ट से सहमत या असहमत होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहा है। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगात्मक और सहायक होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रॉबर्ट क्या कह रहा है, तो इससे दूर न भागें। समझने में मदद के लिए पूछें। प्रत्येक उद्धरण पर तब तक चर्चा करें जब तक आप इसे समझ न लें। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। बुद्धिमत्ता समस्याओं का समाधान करती है और पैसा पैदा करती है। वित्तीय बुद्धिमत्ता के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। यदि आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। यदि आप उपनगरों में घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको बस कंक्रीट का 6 इंच का स्लैब डालना होगा। अधिकांश लोग अमीर बनने की चाह में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर लोग संपत्ति अर्जित करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ऐसी देनदारियां हासिल कर लेते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। अगर आपका पैटर्न यह है कि आप जो भी पाते हैं उसे खर्च कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा संभावना है कि नकदी में वृद्धि से खर्च में वृद्धि होगी। 80% परिवारों में वित्तीय कहानी आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की तस्वीर पेश करती है। हालांकि ये प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि वे अपनी जिंदगी संपत्ति के बजाय देनदारियां खरीदने में बिताते हैं। पैसे को पूरी तरह से न समझकर ज्यादातर लोग इसकी अद्भुत शक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण करने देते हैं। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट के एक दोस्त को 1974 में ऑस्टिन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मैकडॉनल्ड्स के प्रसिद्ध रे क्रोक को सुनने का मौका मिला। उसके बाद रे ने छात्रों के साथ उनके पसंदीदा हैंगआउट में कुछ बियर पीने के लिए शामिल होने पर सहमति जताई। उसने छात्रों से पूछा कि वह किस व्यवसाय में है। पहले तो वे हंसे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि वह हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में है। लेकिन रे ने उन्हें बताया कि वह हैमबर्गर के व्यवसाय में नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट के व्यवसाय में है। वह जानता था कि प्रत्येक फ्रेंचाइज की भूमि और स्थान उसकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक थे। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एकल मालिक है, जो दुनिया भर के कुछ सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़क के कोनों का मालिक है। रॉबर्ट के दोस्त ने उस सबक को दिल से लिया और आज वह कार वॉश का मालिक है, लेकिन उसका व्यवसाय उन कार वॉश के नीचे की रियल एस्टेट है। इतने सारे लोग हर किसी के लिए काम करते हैं, उनके नियोक्ता, सरकार, कर और बैंक बंधक। रे क्रोक और अमीर पिता जो जानते थे, वह अमीरों का तीसरा रहस्य था। अपना काम देखो, अपना पूरा जीवन किसी और के लिए काम करते हुए मत बिताओ। आपके पेशे और आपके व्यवसाय में बहुत अंतर है। अक्सर रोटर लोगों से पूछते हैं, आपका व्यवसाय क्या है? और वे कहेंगे, ओह, मैं एक बैंकर हूँ। फिर वे उनसे पूछते हैं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और वे आमतौर पर जवाब देते हैं, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। उस स्थिति में वे अपने पेशे को अपने व्यवसाय के साथ भ्रमित कर लेते हैं। उनका पेशा बैंकर हो सकता है, लेकिन उन्हें अभी भी अपना खुद का व्यवसाय चाहिए। बहुत से लोग अपना जीवन किसी और के व्यवसाय में बिताते हैं और उन्हें अमीर बनाते हैं। अपने व्यवसाय में लगे रहने का मतलब कंपनी शुरू करना नहीं है, हालांकि कुछ लोगों के लिए ये होगा। इसके बजाय आपका व्यवसाय आपकी संपत्ति कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है, न कि आपकी आय कॉलम के इर्द गिर्द। पदोन्नति या बेहतर नौकरी आपको तभी अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाने में मदद करेगी जब अतिरिक्त धन का उपयोग आय उत्पादक संपत्ति खरीदने के लिए किया जाए। अधिकांश गरीब और मध्यम वर्ग के वित्तीय रूप से रूढ़िवादी होने का मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय आधार नहीं है। उन्हें अपनी नौकरी से चिपके रहना है और सुरक्षित तरीके से खेलना है। वे जोखिम नहीं उठा सकते, और जब मुश्किल समय आता है तो कई लोगों को जो संपत्ति लगती थी, वह वित्तीय संकट से उबरने में उनकी मदद नहीं करेगी। उस कार का बहुत ज्यादा मूल्य खत्म हो गया है, वो गोल्फ डब। वही अक्सर बैंक किसी व्यक्ति को वित्तीय विवरण में संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है, जो वास्तविक संपत्ति नहीं होती। रॉबर्ट को एक बार ऋण देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि बैंक को यह पसंद नहीं था कि वह किराए से कितना पैसा कमाता है, और उसे चिंता थी कि उसके पास सामान्य नौकरी नहीं है। लेकिन वे सूट, कला संग्रह और अन्य व्यक्तिगत प्रभावों को संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध करने से सहमत थे। नेटवर्थ वह माप नहीं है जिसे लोग समझते हैं। अधिकांश तथाकथित संपत्तियां जिनके आधार पर लोग अपनी नेटवर्थ बनाते हैं, या तो उतनी मूल्यवान नहीं होती जितनी वे सोचते हैं, या यदि उनका मूल्य बड़ा है तो उन्हें बेचने पर लाभ पर कर लगेगा। इसलिए रॉबर्ट लोगों से कहता है कि वे अपने काम से काम रखें।
अपनी नौकरी जारी रखें, लेकिन वास्तविक संपत्तियां खरीदना शुरू करें, न कि देनदारियां या व्यक्तिगत प्रभाव जो घर पहुंचने के बाद कोई वास्तविक मूल्य नहीं रखते। खर्च कम रखें, देनदारियों को कम करें और मेहनत से ठोस परिसंपत्तियों का आधार तैयार करें। माता पिता को युवा लोगों को घर छोड़ने से पहले ये सिखाना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि असली संपत्ति क्या है और वे खुद को कर्ज की जीवन शैली में फंसा हुआ ना पाएं। रॉबर्ट कहते हैं कि वास्तविक संपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं। ऐसे व्यवसाय जिनमें उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, वे उनके मालिक हैं, लेकिन उनका प्रबंधन या संचालन अन्य लोगों द्वारा किया जाता है। अगर उन्हें वहां काम करना पड़ता है तो यह व्यवसाय नहीं है, यह उनका काम बन जाता है। स्टॉक, बॉन्ड, आय उत्पादक, रियल एस्टेट, नोट्स, IOUs, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, स्क्रिप्ट्स और पेटेंट से रॉयल्टी, कोई भी अन्य चीज जिसका मूल्य हो, आय उत्पन्न करे या मूल्य वृद्धि करे और जिसके लिए तैयार बाजार हो। ऐसी संपत्तियां प्राप्त करें जो आपको पसंद हों। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और हजारों डॉलर पसंद हैं। वे अपना ज्यादातर समय इसके बारे में सोचने और खरीदारी करने में बिताते हैं। अगर आपको रियल एस्टेट पसंद नहीं है तो उसमें निवेश न करें। रॉबर्ट को छोटी स्टार्टअप कंपनियों के शेयर भी पसंद हैं क्योंकि वे खुद एक उद्यमी हैं। कुछ लोग ऐसी छोटी पूंजी वाली कंपनियों के जोखिम से डरते हैं, लेकिन वह इन्हें भाग्य बनाने के स्थान के रूप में देखते हैं। उनकी रणनीति 1 साल में स्टॉक से बाहर निकलने की है। दूसरी ओर, उनकी रियल एस्टेट रणनीति छोटी शुरुआत करना और बड़ी संपत्तियों के लिए व्यापार करते रहना और लाभ पर करों में देरी करना, रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय तक रखना, यहाँ तक कि मरीन और जेरोक्स के लिए काम करते हुए भी। रॉबर्ट ने अपना खुद का व्यवसाय किया। उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी लेकिन अपनी संपत्ति कॉलम में सक्रिय रहे, रियल एस्टेट और छोटे शेयरों का व्यापार किया। जितना अधिक उन्होंने लेखांकन और नकदी प्रबंधन को समझा, उतना ही बेहतर वे निवेश का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी बनाने में सक्षम थे। वह लोगों को तब तक कंपनी शुरू करने की सलाह नहीं देते हैं जब तक कि उनमें वास्तव में इच्छा न हो। अन्यथा वह उन्हें सलाह देते हैं कि वे अपनी नौकरी रखें और अपने व्यवसाय का निर्माण करें और अपनी संपत्ति कॉलम को मजबूत रखें। जैसे जैसे नकदी प्रवाह बढ़ता है, लोग विलासिता में लिप्त हो सकते, यह आपका पेशा नहीं है। अवचेतन क्षण उस प्रकार की संपत्ति अर्जित करें जिसे आप पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनकी बेहतर देखभाल करेंगे और उनके बारे में सीखने का आनंद लेंगे। रॉबर्ट क्या कह रहा था, अब ये प्रतिबिंबित करने का समय है। अपने आप से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहा है और वह ऐसा क्यों कहता है। इस खंड में आपको रॉबर्ट से सहमत या असहमत होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहा है। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगात्मक और सहायक होने के लिए डिजाइन किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर हैं। यदि आप नहीं समझते हैं कि रॉबर्ट क्या कह रहा है तो इससे दूर न भागें। समझने में मदद के लिए पूछें। प्रत्येक उद्धरण पर तब तक चर्चा करें जब तक आप इसे समझ न लें। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए एक व्यक्ति को अपने स्वयं के व्यवसाय पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि बाकी सभी अपने आय विवरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वित्तीय संघर्ष अक्सर सीधे तौर पर उन लोगों का परिणाम होता है जो अपना सारा जीवन किसी और के लिए काम करते हैं। बहुत से लोगों के पास अपने काम के दिनों के अंत में अपने प्रयासों के लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। नेटवर्थ सटीक नहीं होने का एक मुख्य कारण यह है कि जिस क्षण आप अपनी संपत्ति बेचना शुरू करते हैं, आपको किसी भी लाभ के लिए कर लगाया जाता है। एक बार जब $1 इसमें चला जाता है तो इसे कभी भी बाहर न आने दें। इसे इस तरह से सोचें, एक बार जब $1 आपकी संपत्ति कॉलम में चला जाता है तो यह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें आखिर में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पहले विलासिता की चीजें खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अपने पसीने, खून और बच्चों की विरासत से विलासिता की चीजें खरीदते हैं। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। कई लोग रॉबिन हुड को एक नायक के रूप में देखते हैं जो अमीरों से लेता है और गरीबों को देता है। अमीर पिता इस राय से सहमत नहीं थे। उन्होंने रॉबिन हुड को एक बदमाश कहा। हालांकि लोकप्रिय धारणा यह है कि अमीरों को करों में अधिक भुगतान करना चाहिए और गरीबों को देना चाहिए, वास्तव में यह मध्यम वर्ग है जिस पर भारी कर लगाया जाता है, विशेष रूप से शिक्षित उच्च आय वाले मध्यम वर्ग पर। ये कैसे होता है, ये समझने के लिए रॉबर्ट करों का एक संक्षिप्त इतिहास देता है।
इंग्लैंड और अमेरिका में मूल रूप से कोई कर नहीं थे, केवल युद्ध जैसी चीजों के भुगतान के लिए कभी कभार अस्थायी शुल्क लगाया जाता था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर आयकर को एक स्थायी कर बना दिया। अमेरिका में वह भूमि जहां चाय पर कर ने बोस्टन टी पार्टी के विरोध को जन्म दिया और क्रांतिकारी युद्ध को भड़काने में मदद की, 1913 में 16वें संशोधन को अपनाने से आयकर स्थायी हो गया। ये देश बहुमत द्वारा करों को स्वीकार करने में सक्षम थे क्योंकि उन्हें पहले केवल अमीरों के खिलाफ लगाया गया था। हालांकि आयकर का उद्देश्य अमीरों को दंडित करना था, लेकिन इसका अंत उन लोगों को दंडित करने में हुआ जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था, गरीब और मध्यम वर्ग। अमीर पिता ने समझाया कि वह और गरीब पिता एक दूसरे के विपरीत थे। गरीब पिता एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अगर वह पैसा खर्च करता और लोगों को काम पर रखता तो उसे पुरस्कृत किया जाता था, जिससे उसका संगठन बड़ा होता। लेकिन एक अमीर पिता के लिए वह जितने कम लोगों को काम पर रखता और जितना कम पैसा खर्च करता उतना ही उसके निवेशकों द्वारा उसका सम्मान किया जाता। और जैसे जैसे सरकार चलती है वैसे वैसे उसे समर्थन देने के लिए आवश्यक कर डॉलर की राशि भी बढ़ती जाती है। गरीब पिता का ईमानदारी से मानना था कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वह और रॉबर्ट की मां मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने के लिए स्वयंसेवकों की बारिश करने वाले पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे। वे हमेशा अधिक अनुदान और बजट वृद्धि की मांग करते रहते थे ताकि वे अधिक लोगों को काम पर रख सकें। रॉबर्ट के लिए शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक के लिए काम करना और एक प्रमुख सरकारी नेता के घर जाना एक चुनौती थी। ये जानना आसान नहीं था कि किस पिता पर विश्वास किया जाए। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे रॉबर्ट ने करों के इतिहास का अध्ययन किया, उन्हें एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य दिखाई दिया। जैसे जैसे सरकार की पैसे की भूख बढ़ी, जल्द ही मध्यम वर्ग पर कर लगाने की आवश्यकता पड़ी और वहां से यह नीचे की ओर बढ़ता गया। लेकिन अमीरों ने एक अवसर देखा क्योंकि वे नियमों के एक ही सेट से नहीं खेलते हैं। नौकायन जहाजों के दिनों में लोकप्रिय हुए निगमों ने करों के आसपास एक रास्ता पेश किया। कानूनी कॉर्पोरेट संरचना को समझने से अमीरों को एक बड़ा फायदा हुआ और उन्हें बुद्धिजीवियों को मात देने की अनुमति मिली। सरकार का आदर्श अतिरिक्त धन रखने से बचना है। यदि आप अपने आवंटित धन को खर्च करने में विफल रहते हैं तो आप अगले बजट में इसे खोने का जोखिम उठाते हैं। दूसरी ओर व्यवसायियों को अतिरिक्त धन रखने के लिए पुरस्कृत किया जाता है और उनकी दक्षता के लिए उनकी सराहना की जाती है। और जैसे जैसे सरकार ने अपने विचार को जारी रखा और अधिक से अधिक पैसा खर्च किया, लेकिन इसमें व्यक्तियों की तुलना में कम आयकर दर की सुविधा है तथा कुछ खर्चों का भुगतान निगम द्वारा कर पूर्व डॉलर से किया जा सकता है। अगर वे लोग जो उठकर काम पर जाते हैं और करों का भुगतान करते हैं वे केवल अमीरों के खेल खेलने के तरीके को समझ सकते हैं तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। समस्या यह है कि आप जितनी अधिक मेहनत से काम करते हैं उतना ही आपको सरकार को भुगतान करना पड़ता है। करों का अंत उन्हीं लोगों को दंडित करने से होता है जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। अमीरों को दंडित करने के प्रयास शायद ही कभी काम करते हैं क्योंकि अमीर अपने कर के बोझ को कम करने के तरीके खोज लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका है आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 1031, जो विक्रेता को अचल संपत्ति के एक टुकड़े पर करों का भुगतान करने में देरी करने की अनुमति देता है, जिसे अचल संपत्ति के एक अधिक महंगे टुकड़े के बदले पूंजीगत लाभ के लिए बेचा जाता है। जब तक आप मूल्य में वृद्धि करते रहेंगे तब तक आपको लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा जब तक आप इसे समाप्त नहीं कर देते। जो लोग इन बचतों का लाभ नहीं उठाते हैं वे अपनी संपत्ति कॉलम बनाने का मौका खो रहे हैं। जितने वर्षों से अमीर पिता रॉबर्ट का मार्गदर्शन कर रहे थे वे उसे यह सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ बड़ी शक्ति आती है जिसे बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस ज्ञान के बिना दुनिया आपको इधर उधर धकेलती है। कर अधिकारी एक धमकाने वाला होता है जो हमेशा आपसे ज्यादा लेता है अगर आप उसे ऐसा करने देंगे। अपने पैसे से काम करवाकर उसे ऐसा न करने दें। स्मार्ट कर सलाहकार और वकील अपनी लागत के लायक हैं क्योंकि यह सरकार को भुगतान करने से अभी भी सस्ता है। कानून को न जानना महंगा है। अपने मध्य -20 के दशक में जब वह मरीन कॉर्प्स से बाहर आया था और ज़ेरॉक्स के लिए काम कर रहा था, रॉबर्ट निराश था कि उसके वेतन से कितना काट लिया गया था। इसने उसे 1974 में अपना पहला निगम बनाने और रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए जितना संभव हो उतना पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने दिन के काम में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वह ज़ेरॉक्स में शीर्ष सेल्समैन में से एक बन गया और 3 साल से भी कम समय में अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन में ज़ेरॉक्स से अधिक कमा रहा था। उनकी कंपनी ने उन्हें उनकी पहली पोश खरीदी। ये सबूत की योजना काम कर रही थी। अमीर पिता से मिले सबक ने उन्हें कम उम्र में ही कहावत की चूहा दौड़ से बाहर निकलने में मदद की और वह दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करना चाहता है। वित्तीय बुद्धि या वित्तीय बुद्धिमत्ता वह है जो इसे संभव बनाती है। ये 4 चीजों से बना है:
लेखांकन, वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने और किसी भी व्यवसाय की ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करने की क्षमता, निवेश, पैसे कमाने का विज्ञान और रणनीति, बाजारों को समझना, आपूर्ति और मांग का विज्ञान और बाजार की स्थिति और कानून, कर लाभ और सुरक्षा। जब दीर्घकालिक धन की बात आती है तो उन कानूनी लाभों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक निगम करों का भुगतान करने से पहले खर्चों का भुगतान कर सकता है, जबकि एक कर्मचारी पर पहले कर लगाया जाता है और उसे उन खर्चों का भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए जो उसके पास हैं। हवाई में बोर्ड मीटिंग, कार भुगतान और बीमा और स्वास्थ्य क्लब की सदस्यताएं एक निगम के लिए कर पूर्व व्यय हो सकती हैं। निगम कानूनी मुकदमों से कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति पर मुकदमा करता है तो उन्हें अक्सर कानूनी सुरक्षा की परतें मिलती हैं और अक्सर वे पाते हैं कि धनी व्यक्ति के पास वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता है। रॉबर्ट उन लोगों से आग्रह करते हैं जिनके पास वैध संपत्तियां हैं, वे निगमों के लाभों और सुरक्षाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। गैरेट सटन की किताबें उन कई किताबों में से हैं जो मदद कर सकती हैं। कॉर्पोरेट के साथ व्यापार मालिक: 1. कमाएं, 2. खर्च करें, 3. कर चुकाएं। कॉर्पोरेट के लिए काम करने वाले कर्मचारी: 1. कमाएं, 2. कर चुकाएं, 3. खर्च करें। बाएं गोलार्ध का क्षण लेखांकन, वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की क्षमता है। यदि आप एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। जितना अधिक पैसा आपके लिए जिम्मेदार है उतनी ही अधिक सटीकता की आवश्यकता है या घर ढह जाएगा। दाएं गोलार्ध का क्षण निवेश, पैसा बनाने का विज्ञान है। इसमें रणनीतियां और सूत्र शामिल हैं जो मस्तिष्क के रचनात्मक पक्ष का उपयोग करते हैं। अवचेतन क्षण बाजारों को समझना, आपूर्ति और मांग का विज्ञान है। आपको बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानना होगा जो निवेश के मौलिक या आर्थिक पहलुओं के अलावा भावनाओं से प्रेरित होते हैं। रॉबर्ट क्या कह रहा था? अब ये सोचने का समय है। अपने आप से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहा है और वह ऐसा क्यों कहता है? इस खंड में आपको रॉबर्ट से सहमत या असहमत होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहा है। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगात्मक और सहायक होने के लिए डिजाइन किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर हैं। यदि आप नहीं समझते हैं कि रॉबर्ट क्या कह रहा है तो इससे दूर न भागें। समझने में मदद के लिए पूछें। प्रत्येक उद्धरण पर तब तक चर्चा करें जब तक आप इसे समझ न लें। मेरे अमीर पिता ने खेल को चतुराई से खेला और उन्होंने इसे निगमों के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। वास्तविकता यह है कि अमीरों पर कर नहीं लगाया जाता है। यह मध्यम वर्ग है जो गरीबों के लिए भुगतान करता है, विशेष रूप से शिक्षित उच्च आय वाले मध्यम वर्ग। जब भी लोग अमीरों को दंडित करने का प्रयास करते हैं तो अमीर केवल अनुपालन नहीं करते हैं, वे प्रतिक्रिया करते हैं। उनके पास पैसा, शक्ति और चीजों को बदलने का इरादा है। वे बस वहां बैठकर स्वेच्छा से अधिक कर नहीं देते हैं। यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपने नियोक्ता को शक्ति देते हैं। यदि पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति रखते हैं और इसे नियंत्रित करते हैं। एक व्यक्ति जो निगम द्वारा प्रदान किए गए कर लाभों और सुरक्षा को समझता है, वह किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में बहुत तेजी से अमीर बन सकता है जो एक कर्मचारी या लघु व्यवसाय का एकमात्र स्वामी है। ये किसी के चलने और किसी के दौड़ने के बीच के अंतर जैसा है। कर्मचारी कमाते हैं और उन पर कर लगता है और जो बचता है उसी पर वे जीवनयापन करने का प्रयास करते हैं। एक निगम कमाता है, वह सब कुछ खर्च करता है जो वह कर सकता है और जो कुछ बचता है उस पर कर लगता है। ये सबसे बड़ी कानूनी कर खामियों में से एक है जिसका अमीर लोग उपयोग करते हैं। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट 2 विपरीत उदाहरण देते हैं। पहला, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी, जो अपने उत्पाद की मांग से अभिभूत थे और अपनी कंपनी को वेस्टर्न यूनियन को $1 लाख डॉलर में बेचने की कोशिश कर रहे थे। वेस्टर्न यूनियन ने इस अवसर को नहीं देखा और उसे ठुकरा दिया और एक बहु-अरब डॉलर का उद्योग उभरा। दूसरा उदाहरण एक स्थानीय कंपनी में छंटनी की टीवी समाचार रिपोर्टिंग है और एक बर्खास्त प्रबंधक कैमरों के सामने अपनी नौकरी वापस पाने की भीख मांग रहा है। उसने अभी अभी एक घर खरीदा था और उसे खोने का डर था। डर और आत्मसंदेह हम सभी में हैं। रॉबर्ट 1984 से पेशेवर रूप से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने इसे हजारों व्यक्तियों और खुद में देखा है। हम सभी में जबरदस्त क्षमता है और हम सभी में आत्मसंदेह है। साहस सफल जीवन जीने में अंतर ला सकता है। रॉबर्ट ने कहा कि एक शिक्षक के रूप में उन छात्रों को देखकर उनका दिल टूट गया जो उत्तर जानते थे लेकिन उन पर अमल करने से डरते थे। वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ साहस की भी आवश्यकता होती है। जोखिम लें,
साहसी बने, अपनी प्रतिभा को उस डर को शक्ति और प्रतिभा में बदलने दें। ऐसी सलाह जो कुछ लोगों को भयभीत कर देगी, क्योंकि बहुत से लोग अपने पैसे के मामले में सुरक्षित खेलते हैं। हमारी दुनिया में आगे बहुत से बदलाव होने वाले हैं और अपनी वित्तीय बुद्धि विकसित करने से आप परिवर्तन के भविष्य को उत्साह के लेंस से देख सकते हैं, न कि भय के। आप अवसरों को देखेंगे और उन पर काम करेंगे, उन लोगों के विपरीत जो अपने डर को किनारे पर रखते हैं, दूसरों को साहपूर्वक आगे बढ़ते हुए देखते हैं। 300 साल पहले जमीन ही धन थी, बाद में धन कारखानों और उत्पादन में था। आज धन सूचना में है, लेकिन सूचना दुनिया भर में प्रकाश की गति से फैली हुई है और परिवर्तन तेज और अधिक नाटकीय होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में नाटकीय वृद्धि होगी। ऐसे लोग भी होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। कुछ लोग पुराने विचारों से चिपके रहते हैं और जब वे संघर्ष करते हैं तो प्रौद्योगिकी या अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं। वे ये देखने में विफल रहते हैं कि पुराने विचार ही उनकी सबसे बड़ी देनदारी हैं। कोई विचार या कुछ करने का तरीका जो कल एक संपत्ति हो सकता था, आज नहीं है। रॉबर्ट एक महिला का उदाहरण देते हैं जो उनके द्वारा पढ़ाए जा रहे एक बोर्ड गेम में आई थी, जिसे उन्होंने कैश फ्लो के नाम से आविष्कृत किया था। ये गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है और बैलेंस शीट के साथ आय स्टेटमेंट की बातचीत के बारे में बताता है। कुछ लोग इस गेम को पसंद करते हैं, कुछ इसे नापसंद करते हैं और कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते। उनके उदाहरण में महिला को ये देखने में कठिनाई हुई कि वह आमतौर पर नाव जैसी संपत्ति के रूप में जो चीजें सोचती है, वे उसके कैश फ्लो को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। उसने कई चुनौतीपूर्ण कार्ड निकाले और एक भयानक गेम खेला। अंत में वह क्रोधित हो गई और उसने पैसे वापस मांगे, ये देखने से इनकार कर दिया कि गेम उसे कैसे दर्शाता है। गेम सिखाने का एक शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि वे व्यवहार को दर्शाते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया प्रणाली हैं। बाद में रॉबर्ट को परेशान महिला के बारे में जानकारी मिली। वह शांत हो गई थी और गेम और उसके जीवन के बीच एक मामूली संबंध देखने लगी थी। एक ऐसा जीवन जिसमें उसने कभी अपने और अपने पूर्व पति के वित्त पर ध्यान नहीं दिया और इसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा। कैश फ्लो गेम का उद्देश्य खिलाड़ियों को नए और विभिन्न वित्तीय विकल्पों के बारे में सोचना और बनाना सिखाना है। कुछ लोग इसे आसानी से कर लेते हैं जबकि अन्य संघर्ष करते हैं। जिनके पास रचनात्मक वित्तीय दिमाग है वे सबसे तेजी से चूहे की दौड़ से बच निकलते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वे नहीं जानते कि इसका क्या करें। ये जीवन में भी सच है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास सही कार्ड नहीं आ रहे हैं और वे बस बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को बढ़िया अवसर मिलता है, लेकिन उनके पास उस पर काम करने के लिए पैसे नहीं होते। और दूसरों के पास पैसा है, बढ़िया कार्ड मिलता है, लेकिन वे इसे अवसर के रूप में नहीं देखते। ये सभी व्यवहार वास्तविक जीवन में भी होते हैं। वित्तीय बुद्धिमत्ता का मतलब है अधिक विकल्प होना, अवसरों को बनाने या परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के तरीके ढूंढना। किस्मत बनाई जाती है तो अपना भाग्य बनाए। वैसे पैसा असली नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है। ये हमारा दिमाग है, इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। विचारों और समझौतों से लाखों कमाए जा सकते हैं। हर महीने पैसे बचाना एक अच्छा विचार है, लेकिन यह आपको अंधा कर सकता है कि वास्तव में क्या चल रहा है और इससे आप बहुत अधिक महत्वपूर्ण विकास के अवसरों को खो सकते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में फीनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। रॉबर्ट और किम ने रियल एस्टेट में निवेश करके इसका लाभ उठाया। उन्होंने $2000 का डाउन पेमेंट करके $20,000 में $75,000 का घर खरीदने का उदाहरण दिया, जिसे उनके एक मित्र ने $200 में उधार लिया था। जब खरीद की प्रक्रिया चल रही थी, तब उन्होंने $75,000 के घर को केवल $60,000 में बेचने का विज्ञापन दिया और कोई डाउन पेमेंट नहीं दिया। जैसे ही घर कानूनी रूप से उनका हो गया, उन्होंने इसे मिनटों में बेच दिया। हर कोई खुश था और $40,000 रॉबर्ट के एसेट कॉलम में खरीदार के वचन पत्र के रूप में पैसे से बनाए गए थे। 10% ब्याज पर $4,000 प्रति वर्ष नकद प्रवाह आय में जोड़ा जाता है। कुल कार्य समय 5 घंटे। और अगर खरीदार अंततः भुगतान नहीं कर सकता है तो वे बस घर वापस ले लेंगे और परिणाम गणित अभी भी कर के बाद पैसे बचाने से बेहतर है। ये कानूनी है। एस्क्रो कंपनी भुगतान की सर्विसिंग को संभालती है और रॉबर्ट और किम को छतों या शौचालयों की मरम्मत से निपटना नहीं पड़ता, क्योंकि खरीदार घर का मालिक है। कुछ साल बाद फीनिक्स बाजार मजबूत हुआ और उनके लिए सौदों की खोज करना समय के लायक नहीं था, इसलिए वे आगे बढ़ गए। जहां आप हैं वहां बाजार की स्थितियां अलग हो सकती हैं, इसलिए ये रणनीति आपके लिए काम नहीं कर सकती है। लेकिन उदाहरण दर्शाता है कि कैसे एक सरल वित्तीय प्रक्रिया कम पैसे और कम जोखिम के साथ सैकड़ों हजारों डॉलर बना सकती है। ये पैसे के केवल एक समझौते होने का एक उदाहरण है। क्या आप कड़ी मेहनत करना, करों का भुगतान करना और जो कुछ भी वृद्धि पर भी कर लगाया जाता है उससे बचत करना पसंद करेंगे, या अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए समय निकालना पसंद करेंगे? बाजार ऊपर और नीचे जाते हैं और निवेश आते हैं और चले जाते हैं।
दुनिया हमेशा आपको जीवन भर के अवसर दे रही है, आपको बस उन्हें देखने में सक्षम होने की आवश्यकता है। पोर्टलैंड, ओरेगन में एक उदास बाजार में $45,000 और इसे बहुत कम लाभ के लिए किराए पर दे दिया। लेकिन 1 साल बाद बाजार में तेजी आई और उन्होंने इसे बेच दिया। $95,000 पूंजीगत लाभ को बीवटन, ओरेगन में 12 यूनिट $3 लाख अपार्टमेंट हाउस में पुनर्निवेशित किया गया। 2 साल बाद इसे बेच दिया गया और लाभ को फीनिक्स में 30 यूनिट $8,75,000 अपार्टमेंट बिल्डिंग में डाल दिया गया। कुछ साल बाद एक निवेशक ने संपत्ति के लिए $1.20 मिलियन की पेशकश की। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक छोटी राशि एक बड़ी राशि में बढ़ सकती है। जितना अधिक आप अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं जो समय लेती है, उतने ही अधिक अवसर आपको प्रदान किए जाएंगे। रॉबर्ट का दर्शन अपने परिसंपत्ति कॉलम में बीज बोना है। छोटे से शुरू करें और बीज बोएं। कुछ बढ़ते हैं, कुछ नहीं। कुछ छोटे निवेश से लाखों में विकसित होते हैं। रॉबर्ट और किम के पास एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जहां वे उच्च जोखिम वाली सट्टा निजी कंपनियां खरीदते हैं जो अभी सार्वजनिक होने वाली हैं। आप जितने अधिक चतुर होंगे, बाधाओं को पार करने की आपकी संभावना उतनी ही अधिक होगी। कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि जहां वे हैं वहां अचल संपत्ति के सौदे नहीं हैं, लेकिन रॉबर्ट ने कहा कि हर जगह बेहतरीन अवसर हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। अधिकांश लोगों को उनके सामने आने वाले अवसरों को पहचानने के लिए वित्तीय रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। जैसे जैसे आप अपना वित्तीय IQ विकसित करते हैं और इसे व्यवहार में लाना शुरू करते हैं, मजे करना याद रखें। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप हार जाते हैं, लेकिन हमेशा मजे करें। हारने से डरो मत, क्योंकि विफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। 2 प्रकार के निवेशक होते हैं। एक वे जो खुदरा दुकान से पैकेज निवेश खरीदते हैं, जैसे कि एक वित्तीय योजनाकार, और 2 वे जो निवेश बनाते हैं। इन्हें पेशेवर निवेशक के रूप में भी जाना जाता है। यदि आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य कौशल विकसित करने होंगे। पहला, उन अवसरों को खोजें जो बाकी सभी ने खो दिए हैं। दूसरा, पैसा जुटाएं। और तीसरा, स्मार्ट लोगों को संगठित करें और उन लोगों को काम पर रखें जो आपसे अधिक बुद्धिमान हैं। हमेशा जोखिम होता है, इसलिए आपको इसे टालने के बजाय इसे प्रबंधित करना सीखना चाहिए। दाएं गोलार्ध का क्षण। रॉबर्ट हमेशा वयस्क छात्रों को खेलों को इस तरह से देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे जो जानते हैं और जो उन्हें सीखने की जरूरत है उसे प्रतिबिंबित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेल व्यवहार को दर्शाते हैं। वे तत्काल प्रतिक्रिया प्रणाली हैं। शिक्षक द्वारा आपको व्याख्यान देने के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत व्याख्यान दे रहा है जो आपके लिए विशेष रूप से बनाया गया है। अवचेतन क्षण। हम सभी में जबरदस्त क्षमता है और हम सभी उपहारों से धन्य हैं। फिर भी एक चीज जो हम सभी को पीछे रखती है वह है कुछ हद तक आत्मसंदेह। ये तकनीकी जानकारी की कमी नहीं है जो हमें पीछे रखती है, बल्कि आत्मविश्वास की कमी है। रॉबर्ट क्या कह रहा था, अब ये प्रतिबिंबित करने का समय है। अपने आप से पूछें, इस उद्धरण में रॉबर्ट क्या कह रहा है और वह ऐसा क्यों कहता है। इस खंड में आपको रॉबर्ट से सहमत या असहमत होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहा है। याद रखें, ये पाठ्यक्रम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यदि आप नहीं समझते हैं कि रॉबर्ट क्या कह रहा है तो इससे दूर न भागें। समझने में मदद के लिए पूछें, समय निकालें, सहयोगात्मक और सहायक बने। 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। प्रत्येक उद्धरण पर तब तक चर्चा करें जब तक आप इसे समझ न लें। अक्सर वास्तविक दुनिया में ये स्मार्ट नहीं होता जो आगे बढ़ता है, बल्कि बोल्ड होता है। एक शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि यह अत्यधिक भय और आत्मसंदेह था जो व्यक्तिगत प्रतिभा के सबसे बड़े अवरोधक थे। छात्रों को उत्तर पता होते हुए भी उत्तर पर कार्य करने का साहस न होते देखकर मेरा दिल टूट गया। पुराने विचार कुछ लोगों की सबसे बड़ी देनदारी होते हैं। ये केवल इसलिए देनदारी है क्योंकि वे ये समझने में विफल रहते हैं कि कल वह विचार या कुछ करने का तरीका एक संपत्ति थी, कल चला गया है। अमीर लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं और सोच समझकर जोखिम उठाते हैं। आप अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता क्यों बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपना भाग्य खुद बनाता है। हम सभी के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो ये तुरंत ही बहुत अधिक धन पैदा कर सकता है। एक अप्रशिक्षित दिमाग अत्यधिक गरीबी भी पैदा कर सकता है जो पीढ़ियों तक एक परिवार को कुचल सकता है। अगर अवसर बहुत जटिल है और मुझे निवेश की समझ नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करता। सरल गणित और सामान्य ज्ञान ही आपको वित्तीय रूप से अच्छा करने के लिए चाहिए। सुरक्षित निवेश के साथ समस्या यह है कि उन्हें अक्सर साफ सुथरा बनाया जाता है, यानी इतना सुरक्षित बनाया जाता है कि लाभ कम होता है। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो ये जुआ नहीं है। अगर आप किसी सौदे में पैसे लगा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं तो ये जुआ है। महान अवसर आपकी आंखों से नहीं देखे जाते,
वे आपके दिमाग से देखे जाते हैं। जो आप जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, जो आप नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। कुछ साल पहले सिंगापुर में रॉबर्ट का एक पत्रकार ने साक्षात्कार लिया था, जिसने बातचीत के दौरान बताया कि वह भी उनकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी। लेकिन उसके उपन्यास, जिनके बारे में सभी कहते थे कि वे बेहतरीन हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाए। रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि वह बिक्री प्रशिक्षण का कोर्स करे। इससे रिपोर्टर नाराज हो गई, जिसने कहा कि उसके पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है और उसे नहीं लगता कि बेचना सीखने से उसे क्या मदद मिलेगी। वास्तव में वह सेल्सपर्सन से नफरत करती थी। जब रॉबर्ट ने हमारी बातचीत में बताया कि वह बेस्ट सेलिंग लेखक है, न कि बेस्ट राइटिंग लेखक, तो उसने जवाब दिया कि वह बेचना सीखने के लिए कभी इतना नीचे नहीं गिरेगी, और साक्षात्कार छोड़ दिया। हमारे आसपास ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो उस रिपोर्टर की तरह ही आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। एक बिजनेस कंसल्टेंट के शब्दों में, वे महानता से एक कौशल दूर हैं। इसका मतलब यह है कि हम में से बहुत से लोग विशेषज्ञता हासिल करते हैं। अगर हम सिर्फ एक और कौशल सीखें और उसमें निपुणता हासिल करें तो हमारी आय तेजी से बढ़ जाएगी। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग केवल कड़ी मेहनत करना ही जानते हैं। अगर उस रिपोर्टर ने विज्ञापन कॉपीराइटिंग के साथ साथ बिक्री में कुछ कोर्स किए, फिर एक विज्ञापन एजेंसी में नौकरी मिल गई, तो वह सीख जाएगी कि मुफ्त में लाखों प्रचार कैसे प्राप्त करें, एक ऐसा कौशल जिसका उपयोग वह अपने अगले उपन्यास को बेस्ट सेलर में बदलने के लिए कर सकती है। जब रॉबर्ट अपनी पहली पुस्तक लेकर आए, यदि आप अमीर और खुश रहना चाहते हैं तो स्कूल मत जाओ, एक प्रकाशक ने सुझाव दिया कि वह शीर्षक को द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में बदल दे, लेकिन रॉबर्ट जानते थे कि शीर्षक नहीं बिकेगा। भले ही वह शिक्षा के पक्ष में है, उसने एक ऐसा शीर्षक चुना जो विवादास्पद था, क्योंकि वह जानता था कि यह उसे अधिक टीवी और रेडियो शो में लाएगा। और यह काम कर गया। जब उन्होंने 1969 में अमेरिकी मर्चेंट मरीन अकादमी से स्नातक, यह एक अच्छा करियर हो सकता था, लेकिन 6 महीने बाद रॉबर्ट ने नौकरी छोड़ दी और मरीन कॉर्प्स में शामिल होकर उड़ान भरना सीखा। विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय, जैसा कि गरीब पिता सहित कई लोग करते हैं, रॉबर्ट ने नए कौशल की तलाश की। अमीर पिता ने उसे प्रोत्साहित किया, उसे थोड़ा बहुत सीखने के लिए कहा। यही कारण है कि रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने बड़े होकर कई तरह के अनुभव हासिल करने के लिए कई नौकरियां की थीं। गरीब पिता स्टैंडर्ड ऑयल की नौकरी छोड़ने के फैसले को नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि रॉबर्ट जहाज का अधिकारी बनने के लिए स्कूल गया था, लेकिन अमीर पिता ये जानते थे कि रॉबर्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में सीखने के लिए स्कूल गया था, और वह मरीन कॉर्प्स में शामिल होकर जहाज़ों का नेतृत्व करना सीख गया। नेतृत्व का ये कौशल उसके आगे आने वाले किसी भी व्यवसाय में उसके लिए कारगर साबित हुआ। 1973 में रॉबर्ट ने अपना कमीशन छोड़ दिया और सेल्स में ज़ेरॉक्स की नौकरी कर ली, भले ही वह एक शर्मीला व्यक्ति था। वास्तव में यह इसलिए था क्योंकि वह एक शर्मीला व्यक्ति था, इसलिए उसने ये नौकरी ली। ज़ेरॉक्स के पास देश के सर्वश्रेष्ठ बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक था, और वहां रॉबर्ट ने दरवाजे खटखटाने और अस्वीकार किए जाने के अपने डर पर काबू पा लिया। जब वह वहां लगातार सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले बिक्री लोगों में से एक बन गया, तो उसने नौकरी छोड़ दी। रॉबर्ट ने 1977 में अपनी पहली कंपनी शुरू की, जिसमें सुदूर पूर्व में निर्मित बटुए बेचे जाते थे और न्यूयॉर्क के गोदाम में भेजे जाते थे। यह उनके पंखों को परखने का समय था। आज वह अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता है। अधिकांश लोग अल्पावधि में वेतन और लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सुरक्षित नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्हें जो करना चाहिए वह है ऐसी नौकरी की तलाश करना जो उन्हें वे कौशल सिखाए जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी। क्या लोग उस जगह की तलाश कर रहे हैं जहां वे जा रहे हैं, या बस अपने अगले वेतन का इंतजार कर रहे हैं? अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस. कार्पेल ने सेवानिवृत्ति में अधिकांश लोगों की प्रतीक्षा कर रही कई चुनौतियों और अधिकांश लोगों की वास्तविकता की भयावह तस्वीर के बारे में लिखा है। रॉबर्ट एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण की सलाह देते हैं, केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय दूसरा कौशल सीखने के लिए दूसरी नौकरी करें। बहुत से लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि वे बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ये जिम जाने जैसा है। आपको खुद से शुरू करने के लिए बात करनी पड़ सकती है, लेकिन जब कसरत खत्म हो जाएगी तो आपको बहुत खुशी होगी। अगर आप कुछ नया सीखने के लिए काम करने को तैयार नहीं हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र में अत्यधिक विशेषज्ञ बनने पर जोर देते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं
वह यूनियन वाली हो। अन्यथा आपके विशेष कौशल आपके क्षेत्र के बाहर बेकार हो सकते हैं। रॉबर्ट अपने छात्रों से पूछता है कि उनमें से कितने मैकडॉनल्ड्स से बेहतर हैमबर्गर बना सकते हैं। ज़्यादातर ने हाथ उठाया। लेकिन मैकडॉनल्ड्स लाखों कमा रहा है और वे नहीं बना पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि मैकडॉनल्ड्स व्यवसाय प्रणालियों में उत्कृष्ट है। दुनिया प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरी हुई है। उन्हें सफल होने के लिए मैकडॉनल्ड्स व्यवसाय प्रणालियों की तरह अधिक कौशल सीखने के लिए समय निकालना चाहिए। गरीब पिता चाहते थे कि रॉबर्ट विशेषज्ञ बने, भले ही यह उनके अपने जीवन में अच्छा काम न करे। उन्होंने कभी नहीं समझा कि आप जितने अधिक विशेषज्ञ बनते हैं, उतना ही आप उस विशेषता पर फंस जाते हैं और निर्भर हो जाते हैं। दूसरी ओर, अमीर पिता ने माइक और रॉबर्ट को खुद को तैयार करने और व्यवसाय के कई अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित किया। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा माना जाता था। आज इसे स्मार्ट माना जाता है। यह आपको अधिक सीखने में सक्षम बनाता है और लंबे समय में लाभांश का भुगतान करेगा। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन कौशल हैं: 1 नकदी प्रबंधन, 2 प्रणालियों का प्रबंधन और 3 लोगों का प्रबंधन। और सबसे महत्वपूर्ण विशेष कौशल बिक्री और विपणन हैं। संचार कौशल जैसे कि लिखना, बोलना और बातचीत करना सफल जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे कौशल हैं जिन पर रॉबर्ट लगातार पाठ्यक्रमों में भाग लेने या अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए शैक्षिकी संसाधन खरीदने पर काम करते हैं। बिक्री और विपणन के कौशल ज़्यादातर लोगों के लिए मुख्य रूप से अस्वीकृति के डर के कारण कठिन होते हैं। जितना बेहतर आप संवाद करने, बातचीत करने और अस्वीकृति के अपने डर को संभालने में सक्षम होंगे, जीवन उतना ही आसान होगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञ होने की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। इस श्रेणी के लोगों को अपने संचार कौशल का विस्तार करना चाहिए। हम सभी को अच्छे शिक्षक होने के साथ साथ अच्छे छात्र भी बनना सीखना चाहिए। वास्तव में अमीर होने के लिए हमें देने के साथ साथ प्राप्त करने में भी सक्षम होना चाहिए। पढ़ाना उन तरीकों में से एक था जिससे अमीर पिता और गरीब पिता दोनों दूसरों को देते थे, लेकिन अमीर पिता ने अपने चर्च, चैरिटी और अपने फाउंडेशन को भी पैसे दिए। वह जानता था कि पैसे पाने के लिए उसे देना भी पड़ता है। गरीब पिता हमेशा कहते थे कि अगर उनके पास अतिरिक्त पैसे होंगे तो वह पैसे देंगे, लेकिन उनके पास कभी अतिरिक्त पैसे नहीं थे। दे दो और तुम्हें मिलेगा के बजाय वह पाने और फिर देने में विश्वास करते थे। रॉबर्ट दोनों पिता बन गए, एक कट्टर पूंजीवादी जो पैसे कमाने के खेल से प्यार करता है और एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक जो अमीर और गरीब के बीच इस लगातार बढ़ते अंतर से गहराई से चिंतित है। वह इस बढ़ते अंतर के लिए मुख्य रूप से पुरानी शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मानते हैं। बाएं गोलार्ध का क्षण किसी दूसरी नौकरी के लिए एक आशाजनक नौकरी छोड़ना तुरंत गणितीय रूप से समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन आप जो कौशल हासिल करेंगे वे लंबे समय में बड़ी संख्या में आपकी ओर ले जाएंगे। दाएं गोलार्ध का क्षण आप जिसे अपना पेशा मानते हैं उसके बाहर के कौशल सीखने से आपको लाभ होगा। अवचेतन क्षण, जिस स्थिति से आप सबसे अधिक डरते हैं, वह कौशल है जिसे आपको सीखने और जीतने की आवश्यकता है, और आपको खुद को इसके लिए मजबूर करना पड़ सकता है। हालांकि जिम जाने की तरह आपको खुशी होगी कि आपने ये किया। रॉबर्ट क्या कह रहा था, अब ये प्रतिबिंबित करने का समय है। खुद से पूछें कि इस उद्धरण में रॉबर्ट क्या कह रहा है और वह ऐसा क्यों कहता है। इस खंड में आपको रॉबर्ट से सहमत या असहमत होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहा है। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगात्मक और सहायक होने के लिए बनाया गया है। मैं हमेशा हैरान रह जाता हूँ कि प्रतिभाशाली लोग कितना कम कमाते हैं। एक पुरानी कहावत है कि जॉब का मतलब है जस्ट ओवर ब्रोक। दुर्भाग्य से ये लाखों लोगों पर लागू होता है। मैं युवा लोगों को सलाह देता हूँ कि वे जो कुछ भी सीखेंगे उससे ज्यादा इस बात के लिए काम करें कि वे क्या कमाएंगे। जीवन जिम जाने जैसा है। सबसे दर्दनाक हिस्सा है जाने का फैसला करना। एक बार जब आप चैत से आगे निकल जाते हैं तो यह आसान हो जाता है। दुनिया प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरी हुई है। अक्सर वे गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं, इसलिए नहीं कि वे क्या जानते हैं, बल्कि इसलिए कि वे क्या नहीं जानते हैं। तकनीकी रूप से विशेषज्ञ होने के अपने गुण हैं और साथ ही कमजोरियां भी। पैसे देना ज्यादातर महान धनी परिवारों का रहस्य है। चैप्टर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। 5 मुख्य कारण जो वित्तीय रूप से साक्षर लोग अभी भी प्रचुर मात्रा में नकदी प्रवाह विकसित नहीं कर सकते हैं वे हैं: 1 डर, 2 निराशावाद, 3 आलस्य, 4 बुरी आदतें और 5 अहंकार। आइए उनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखें।
डर पर काबू पाना। कोई भी व्यक्ति पैसा खोना पसंद नहीं करता है। केवल वे लोग जिन्होंने निवेश करके कभी पैसा नहीं खोया है वे हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। हर किसी को पैसा खोने का डर होता है। अंतर यह है कि आप डर और खोने से कैसे निपटते हैं। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे उस डर को कैसे प्रबंधित करते हैं। डरना ठीक है, इससे उबरने का एक तरीका है जल्दी शुरू करना और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को अपने लिए काम करने देना। 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले व्यक्ति और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले व्यक्ति के बीच एक चौंका देने वाला अंतर है। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास निवेश करने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। अमीर पिता टेहरान की तरह सोचने की सलाह देते हैं। बड़ी जीत, बड़ी हार, यह आपकी हार के प्रति आपका दृष्टिकोण है जो मायने रखता है। टैक्सन जीतते समय गर्व महसूस करते हैं और हारते समय शेखी बघारते हैं। रॉबर्ट के जीवन में जीत अक्सर हार के बाद आती है। वह कभी भी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने पैसे न खोए हों, लेकिन वे उस डर को खेल से बाहर नहीं होने देते। अलामों की भरमार एक दुखद सैन्य हार थी, लेकिन टैक्सन ने इसे एक रैली के नारे में बदल दिया है। अलामों को याद रखें, उन्हें महान जीत के लिए प्रेरित करने के लिए। टैक्सन की तरह अपने नुकसान को दफन न करें, उनसे प्रेरित हों। विजेताओं के लिए हार उन्हें प्रेरित करती है, हारने वालों के लिए हार उन्हें हरा देती है। जॉन डी रॉकफेलर ने एक बार कहा था, टी ने हमेशा हर आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की, यहाँ तक कि पर्ल हार्बर को अमेरिका के सबसे बड़े नुकसानों में से एक से बदलकर राष्ट्र को विश्व शक्ति बनने के लिए प्रेरित किया गया। विजेता जानते हैं कि असफलता जीत को प्रेरित करती है, इसलिए असफलता से क्यों डरना है जब यह महानता की ओर ले जा सकती है। समझें कि असफलता से न डरने का मतलब यह नहीं है कि आप अभी भी असफलता से नफरत नहीं कर सकते। अधिकांश लोग हारने से बचने के लिए खेलते हैं, जबकि उन्हें जीतने के लिए खेलना चाहिए। और यही कारण है कि इतने सारे लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। उनके पास एक सुरक्षित, समझदार और संतुलित पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन ये जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं है। वे हारने से बचने के लिए खेल रहे हैं। एक संतुलित पोर्टफोलियो एक बुरी चीज नहीं है, लेकिन यह आपको बड़ी जीत दिलाने में मदद नहीं करेगा। ये सफल निवेशकों का खेल खेलने का तरीका नहीं है। आपको शुरुआत में थोड़ा असंतुलित होना चाहिए, लेकिन आपको केंद्रित होना चाहिए। अपने अंडों को कुछ टोकरियों में रखें और ध्यान केंद्रित करें। अपनी संपत्ति का कॉलम बनाने के लिए कठिन गणित की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए साहस और विफलता के प्रति सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सिमिसिज्म पर काबू पाना, चाहे वह हमारा खुद का संदेह हो या हमारे जीवन में अन्य लोगों का संदेह, अक्सर हम उस संदेह को हमें कार्य करने से रोकने देते हैं। हम सुरक्षित खेलते हैं और अवसर हमारे पास से निकल जाते हैं। अक्सर अफवाहों और कयामत और निराशा की बातों से अपने संदेहों और आशंकाओं को प्रभावित न करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन एक सर्वेक्षण निवेशक जानता है कि सबसे बुरा समय वास्तव में पैसा बनाने का सबसे अच्छा समय होता है। जब हर कोई कार्य करने से बहुत डरता है तो वे ट्रिगर खींचते हैं और पुरस्कृत होते हैं। रॉबर्ट ने एक दोस्त का उदाहरण साझा किया जो एक निवेश कोंडो को बहुत अच्छी कीमत पर खरीदने वाला था, लेकिन आखिरी समय में पीछे हट गया जब एक पड़ोसी जो निवेशक नहीं था ने उसे बताया कि यह एक बुरा सौदा था। अगर वह उसमें रहता तो वह अपने निवेश को दोगुना कर देता और चूहे की दौड़ से बाहर निकल जाता। रॉबर्ट ने अपनी संपत्ति का एक छोटा हिस्सा सीडी के बजाय कर ग्रहणाधिकार प्रमाण पत्रों में रखा है। अन्य लोग उसे कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वे संदेह की जगह से आ रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया और वे ऐसा करने वाले किसी व्यक्ति को बता रहे हैं कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट को सबसे कम प्रतिफल 16% की उम्मीद है, लेकिन जो लोग संदेह से भरे हुए हैं वे बहुत कम प्रतिफल स्वीकार करने को तैयार हैं। संदेह महंगा पड़ता है। संदेह और निराशावाद ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। अमीर पिता ये कहना पसंद करते थे, निंदा करने वाले आलोचना करते हैं और विजेता विश्लेषण करते हैं। विजेता अपनी आंखें खुली रखते हैं और उन अवसरों को देखते हैं जिन्हें बाकी सभी ने खो दिया है। रियल एस्टेट वित्तीय स्वतंत्रता की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली निवेश उपकरण है। यह एक अनूठा निवेश उपकरण है। हर बार जब रॉबर्ट रियल एस्टेट को एक साधन के रूप में उल्लेख करता है तो वह अक्सर सुनता है, मैं शौचालय ठीक नहीं करना चाहता। वे शौचालयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह उन्हें गरीब बनाए रखता है। बहुत से लोग शेयर बाजार से दूर रहते हैं क्योंकि वे पैसा नहीं खोना चाहते हैं, लेकिन वे उस निवेश साधन के लिए अपने दिमाग को बंद करके खुद को पैसा बनाने से रोक रहे हैं। आलस्य पर काबू पाना आलस्य के सबसे आम रूपों में से एक व्यस्त रहना है। अपने धन या अपने स्वास्थ्य या अपने रिश्तों की देखभाल करने के लिए बहुत व्यस्त रहना। इसका इलाज क्या है? थोड़ा लालच। ये सुनना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम में से बहुत से लोग लालच या इच्छा को एक बुरी चीज के रूप में देखते हुए बड़े हुए हैं। ये कहने के बजाय कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता, अपनी मानसिकता को इस पर बदलें कि मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ।
इससे मस्तिष्क खुलता है और उसे समाधान के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह एक झूठ है। मानवीय आत्मा जानती है कि वह कुछ भी कर सकती है। ये कहकर कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी आत्मा और अपने आलसी दिमाग के बीच संघर्ष पैदा कर रहे हैं। मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? इससे एक मजबूत दिमाग और एक गतिशील आत्मा बनती है। जब रॉबर्ट ने रैट रेस से बाहर निकलने का फैसला किया तो उसने पूछा कि मैं फिर कभी काम न करने का जोखिम कैसे उठा सकता हूँ। उसके दिमाग ने समाधान निकालना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे कठिन हिस्सा उस पुरानी हठधर्मिता से लड़ना था जो इस तरह के लालच को दबाने के लिए अपराधबोध पैदा करने की कोशिश करती थी। थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर पाने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं होती। हमारी दुनिया इसलिए आगे बढ़ती है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जीवन की इच्छा रखते हैं। नए आविष्कार इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। हम स्कूल जाते हैं और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लालच बुरा है, लेकिन थोड़ा सा लालच आपको प्रेरित करने में मदद कर सकता है। बुरी आदतों पर काबू पाना। सफल होने के लिए आपको सफल आदतें विकसित करनी चाहिए। गरीब पिता हमेशा बाकी सभी को पहले और खुद को सबसे आखिर में भुगतान करता था, लेकिन उसके पास शायद ही कभी कुछ बचता था। अमीर पिता हमेशा खुद को पहले भुगतान करता था, भले ही उसके पास पैसे कम हों। वह जानता था कि अगर वह लेनदारों और सरकार को भुगतान नहीं करता है तो वे इतना बड़ा नुकसान करेंगे कि उसे उन्हें भुगतान करने के लिए आय के अन्य साधनों की तलाश करनी पड़ेगी। अगर वह खुद को आखिरी में भुगतान करता है तो उसे उस तरह का उत्पादक दबाव महसूस नहीं होगा। खुद को ये सोचने के लिए मजबूर करना कि कैसे लेनदारों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आय का प्रबंध किया जाए, उसे वित्तीय रूप से मजबूत बनाता है। अहंकार पर काबू पाना। अमीर पिता ने कहा कि हर बार जब वह अहंकारी था तो उसने पैसे खो दिए थे क्योंकि उसने सोचा था कि जो वह नहीं जानता था वह महत्वपूर्ण नहीं था। बहुत से लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए अहंकार का उपयोग करते हैं। रॉबर्ट ने अकाउंटेंट और अन्य निवेशकों के साथ चर्चा में पाया है कि वे चर्चा के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे और यह स्पष्ट हो जाता है कि वे नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अज्ञानता एक बुरी चीज नहीं है। अगर आप क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को ढूंढकर खुद को शिक्षित करके अपनी अज्ञानता पर प्रतिक्रिया करते हैं। बाएं गोलार्ध का क्षण। आलोचना करने के बजाय विश्लेषण करना चुनें। निंदक आलोचना करते हैं, लेकिन विजेता विश्लेषण करते हैं और उन अवसरों को पहचानते हैं जिन्हें अन्य लोग चूक गए हैं। दाएं गोलार्ध का क्षण। नई आदतों को अपनाकर बुरी आदतों पर काबू पाएं, जैसे कि खुद को अंतिम के बजाय पहले भुगतान करना। अवचेतन क्षण। विफलता का डर बहुत से लोगों को खेल से बाहर रखता है। इसके बजाय टेक्सास की तरह ही सफलता के लिए असफलता को प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब ये सोचने का समय है। खुद से पूछें कि रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इस खंड में आपको रॉबर्ट से सहमत या असहमत होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, उनका पाठ्यक्रम सहयोगात्मक और सहायक होने के लिए डिजाइन किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं तो इससे दूर न भागें। समझने में मदद के लिए पूछें। हर उद्धरण पर तब तक चर्चा करें जब तक आप इसे समझ न लें। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। मैं कभी भी ऐसे गोल्फर से नहीं मिला जिसने कभी गोल्फ बॉल नहीं हारी हो। मैं कभी ऐसे लोगों से नहीं मिला जो प्यार में पड़े हों और जिनका कभी दिल नहीं टूटा हो, और मैं कभी किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा नहीं खोया हो। ज्यादातर लोगों के लिए वे आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसे खोने का दर्द अमीर होने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। अमीर पिता जानते थे कि असफलता उन्हें और मजबूत और होशियार बनाएगी। ऐसा नहीं है कि वह हारना चाहता था, वह बस जानता था कि वह कौन है और वह कैसे हार का सामना करेगा। वह हार को स्वीकार कर लेता था और उसे जीत बना लेता था। टैक्सन अपनी असफलताओं को दबाते नहीं हैं, वे उनसे प्रेरणा लेते हैं। वे अपनी असफलताओं को लेते हैं और उन्हें रैली के नारे में बदल देते हैं। जब डर और संदेह हमारे विचारों को धुंधला कर देते हैं तो हम सभी थोड़ा डर जाते हैं। चूहे की दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी रूप से आसान है। इसके लिए बहुत अधिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये संदेह अधिकांश लोगों के लिए अपंग हैं। चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड। बढ़िया सौदे ढूंढना आसान है। ये बिल्कुल बाइक चलाने जैसा है।
थोड़ी सी लड़खड़ाहट के बाद यह आसान हो जाता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो लड़खड़ाहट से बाहर निकलने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इन बेहतरीन सौदों को खोजने के लिए आपको अपने भीतर सोई हुई वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। हमारी संस्कृति ने हमें बताया है कि पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है, हमें बस एक पेशा खोजने और कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो सरकार हमारी देखभाल करेगी। संदेश अभी भी कड़ी मेहनत करने, पैसे कमाने और उसे खर्च करने का है, और जब हमारे पास पैसे कम पड़ जाएं, तो हम हमेशा और उधार ले सकते हैं और यही कारण है कि हम में से बहुतों के लिए हमारे भीतर की वित्तीय प्रतिभा सोई हुई है। लेकिन हमें जीवन भर के लिए लाखों डॉलर के सौदे खोजने के लिए अपनी वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। सिर्फ नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना कहीं ज़्यादा आसान है, लेकिन ये धन का मार्ग नहीं है। अगर आप आम लोगों के खिलाफ जाना चाहते हैं तो रॉबर्ट हर दिन अपनाए जाने वाले विचार प्रक्रिया की पेशकश करते हैं, 10 कदम जिनका उपयोग करके आप अपनी वित्तीय प्रतिभा को जगा सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसका पालन करें या अपना खुद का बनाएं, आपकी वित्तीय प्रतिभा कार्य के लिए तैयार है। एक एक कारण खोजें जो वास्तव में बड़ा बदलाव है। आत्मा की शक्ति। बहुत से लोग अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन वे दूर हो जाते हैं क्योंकि वहां पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन लगता है। एक भावी ओलंपिक तैराक की तरह जो पूल में घंटों बिताने और कड़ी मेहनत से अध्ययन करने के लिए समय और सामाजिक व्यस्तताओं का त्याग करता है, लोगों को बाधाओं को पार करने के लिए एक मजबूत, स्पष्ट लक्ष्य या कारण की आवश्यकता होती है। एक कारण या उद्देश्य चाहतों और न चाहतों का एक संयोजन है, ठीक वैसे ही जैसे रॉबर्ट के अमीर बनने की इच्छा का कारण है। सबसे पहले उसकी न चाहतें, क्योंकि वे चाहतों का निर्माण करती हैं। वह अपने पूरे जीवन में चिंगारी नहीं लगाना चाहता था। वह अपने माता पिता के विपरीत नौकरी की सुरक्षा और उपनगरों में एक घर नहीं चाहता था। वह एक कर्मचारी के रूप में रहना पसंद नहीं करता। रॉबर्ट युवावस्था में दुनिया की यात्रा करने और अपनी पसंद की जीवन शैली जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहता है। वह स्वतंत्र होना चाहता है और अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहता है। वह चाहता है कि उसका पैसा उसके लिए काम करे। रॉबर्ट की तरह आपके पास भी अमीर बनने की चाहत के पीछे इतने मजबूत भावनात्मक कारण होने चाहिए कि आप मुश्किलों से भी जूझ सकें। रॉबर्ट ने कई बार पैसे गंवाए हैं, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसका कारण काफी मजबूत था। वह 40 की उम्र तक स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन उसे 47 साल हो गए। अमीर बनना आसान नहीं था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन अगर रॉबर्ट के पास इसके पीछे कोई मजबूत कारण नहीं होता, तो यह अविश्वसनीय रूप से कठिन होता। अगर आपके पास कोई मजबूत कारण नहीं है, तो रॉबर्ट आपसे आग्रह करता है कि आप आगे न पढ़ें क्योंकि यह बहुत अधिक काम की बात लगेगी। 2. रोजाना चुनाव करें। चुनाव की शक्ति। आपके पास हर दिन यह विकल्प होता है कि आप अमीर, गरीब या मध्यम वर्ग बनना चाहते हैं। आपकी खर्च करने की आदतें दर्शाती हैं कि आपने क्या खाया। गरीबों की खर्च करने की आदतें खराब होती हैं। बहुत पहले रॉबर्ट ने अमीर बनने का फैसला किया था। उनके मित्र माइक ने एक स्वस्थ संपत्ति का स्तंभ विरासत में प्राप्त करने के बाद इसे कैसे रखना है, ये सीखने का फैसला किया, जो कि डिफ़ॉल्ट स्थिति नहीं है जब अमीर परिवार अपनी संपत्ति अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। अधिकांश लोग अमीर नहीं बनना चुनते हैं। वे खुद से कहते हैं कि उन्हें पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, या वे युवा हैं और उन्हें अभी इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या असंख्य अन्य बहाने। लेकिन ये बहाने उनसे समय, उनकी सबसे कीमती संपत्ति और सीखने को छीन लेते हैं। हम सभी के पास हर दिन यह विकल्प होता है कि हम अपने समय और पैसे के साथ क्या करते हैं और हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। रॉबर्ट अमीर बनना चुनता है और हर दिन ये चुनाव करता है। वह लोगों से सबसे पहले शिक्षा में निवेश करने का आग्रह करता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारा सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हम सभी के पास ये चुनने का विकल्प होता है कि हम अपने दिमाग में क्या डालें। लेकिन सीखने में निवेश करने का विकल्प चुनने के बजाय ज्यादातर लोग सिर्फ निवेश खरीदते हैं। अपनी खुद की शिक्षा जारी रखने के लिए रॉबर्ट हर साल कम से कम 2 सेमिनार में जाता है। 1973 में वह बिना कुछ डाउन पेमेंट किए रियल एस्टेट खरीदने पर 3 दिवसीय सेमिनार में गया था। उसने सेमिनार पर $385 खर्च किए और इससे उसे कम से कम $2 मिलियन मिले और उसे अपनी बाकी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। रॉबर्ट को सीडी और ऑडियो बुक भी पसंद हैं, ताकि वह जो कुछ भी सुना उसे फिर से दोहरा सके।
एक बार वह एक निवेशक की बात सुन रहा था जिससे वह असहमत था, लेकिन 20 बार बात सुनने के बाद उसे आखिरकार समझ में आया कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा। वह इसे समझने में सक्षम था क्योंकि उसने अपना दिमाग खुला रखा, भले ही वह मूल रूप से निवेशक से असहमत था। और अब उसके पास समस्याओं का विश्लेषण करने के 2 तरीके हैं जो अनमोल है। रॉबर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जॉर्ज सोरोस तक कई लोगों की सोच को पढ़ना या सुनना चुना है और इससे उसे उनकी मानसिक शक्ति तक पहुंच मिलती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से समझने के लिए अक्सर गलतियां करनी पड़ती हैं। अभिमानी या आलोचनात्मक लोग जोखिम लेने से डरते हैं, इसलिए वे अक्सर विशेषज्ञों की बात नहीं सुनते। ये बुद्धिमत्ता का सवाल नहीं है। बुद्धिमान लोग अज्ञानी हो सकते हैं यदि वे अपनी चतुराई को अहंकार के साथ जोड़ते हैं। दूसरी ओर, एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे विचारों का स्वागत करता है। नए विचार पहले से संचित विचारों के साथ मिलकर कुछ बेहतरीन परिणाम दे सकते हैं। सुनो, सीखो, धन के बारे में दूरगामी दृष्टिकोण रखें, जल्दी अमीर बनने की मानसिकता नहीं। स्टॉक या रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने दिमाग में निवेश करें। 3. दोस्तों को सावधानी से चुनें। संगति की शक्ति। रॉबर्ट अपने सभी दोस्तों से सीखता है, दोनों जिनके पास पैसा है और जो ज्ञान की तलाश में हैं और जो आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। बाद वाला समूह उसे सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। वह कहता है कि उसके कई दोस्त जिन्होंने $1 अरब से अधिक कमाया है, वे सभी एक ही घटना की रिपोर्ट करते हैं। उनके दोस्त जिनके पास पैसा नहीं है, वे उनसे कभी नहीं पूछते कि उन्होंने ये कैसे किया। वे बस नौकरी या ऋण या दोनों मांगते हैं। रॉबर्ट हमें चेतावनी देते हैं कि हम गरीब या डरे हुए लोगों की बात न सुनें। उनके लिए जब निवेश की बात आती है तो आसमान हमेशा गिरता रहता है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों काम नहीं करेगी। किसी भी विशेषज्ञ पैनल में एक व्यक्ति होगा जो कहेगा कि बाजार गिरने वाला है और दूसरा जो कहेगा कि यह तेजी से बढ़ने वाला है। दोनों की बात सुनें क्योंकि दोनों के पास वैध बिंदु हैं। खुद के प्रति सच्चे रहें और भीड़ के साथ न चलें। ये धन निर्माण के सबसे कठिन हिस्सों में से एक हो सकता है। भीड़ आमतौर पर बहुत बड़ी डील के लिए बहुत बड़ी दिखाई देती है। इसके बजाय एक नए सौदे की तलाश करें जो भयावह हो सकता है। बाजार का समय जानने की कोशिश न करें, अगली लहर के लिए तैयार रहें। समझदार निवेशक तब निवेश खरीदते हैं जब ये लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि उनका मुनाफा तब बनता है जब वे खरीदते हैं, न कि जब वे बेचते हैं। ये सब अंदरूनी व्यापार इसके कानूनी रूप के बारे में है। अंदरूनी लोगों के करीब होना, अमीर दोस्त होना जिन्हें इस बात की जानकारी हो कि पैसा कहाँ बनाया जा रहा है। आप अगली तेजी के बारे में सुनना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं और फिर अगली गिरावट से पहले बाहर निकलना चाहते हैं। दोस्तों का काम यही है और यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 4. एक सूत्र में महारत हासिल करें और फिर एक नया सीखें। जल्दी से सीखने की शक्ति। आप जो सीखते हैं उसमें सावधान रहें क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। आम लोगों के पास एक बुनियादी सूत्र है, काम पर जाएं, पैसा कमाएं, बिलों का भुगतान करें, चेकबुक बैलेंस करें, कुछ म्यूचुअल फंड खरीदें और फिर काम पर वापस जाएं। अगर आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं तो आपको सूत्र बदलने की जरूरत है। सालों पहले रॉबर्ट ने वीकेंड क्लास ली थी जिसका नाम था रियल एस्टेट कैसे खरीदें। फोरक्लोजर। उन्होंने एक फॉर्मूला सीखा और इसे एक्शन में लगाया। इस प्रक्रिया में कई मिलियन डॉलर कमाए। इसलिए वह नए फॉर्मूलों की खोज में चले गए। उन्होंने हमेशा नई जानकारी का सीधे उपयोग नहीं किया, लेकिन वे हमेशा सीखते रहे। कई कॉलेजों में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं होती हैं। ये शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन रॉबर्ट हमेशा एक तेज फॉर्मूला की तलाश में रहते हैं। उनका कहना है कि इसीलिए वे एक दिन में इतना कमा सकते हैं जितना कई लोग अपने जीवन काल में नहीं कमा पाएंगे। और यह केवल तेज फॉर्मूलों के बारे में नहीं है, बल्कि नए फॉर्मूलों को तेजी से सीखने के बारे में है। 5. पहले खुद को भुगतान करें। आत्म अनुशासन की शक्ति। सभी चरणों में से आत्म अनुशासन में महारत हासिल करना सबसे कठिन हो सकता है यदि यह आपके मेकअप का हिस्सा नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत आत्म अनुशासन अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के बीच नंबर 1 परिसीमन कारक है। दुनिया आपको इधर उधर धकेलती है और आप पर दबाव डालती है। और अगर आप वित्तीय दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। रॉबर्ट अपने उद्यमिता वर्गों में छात्रों को सिखाते हैं कि व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन कौशल नकदी प्रवाह, लोगों और व्यक्तिगत समय का प्रबंधन है। ये सभी पर लागू होते हैं, न कि केवल उद्यमियों पर, और इनमें से प्रत्येक कौशल को आत्म अनुशासन की महारत से बढ़ाया जाता है।
हालांकि कई लोग इस कथन को दोहराते हैं कि पहले खुद को भुगतान करें, लेकिन कुछ लोगों में इसे व्यवहार में लाने का अनुशासन है। इन दो आरेखों की तुलना करें। पैसे के प्रवाह का अनुसरण करें और देखें कि ये व्यक्ति बिलों का भुगतान करने से पहले खुद को कैसे भुगतान करते हैं, संपत्ति कॉलम में निवेश करके। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने बिलों का भुगतान जिम्मेदारी से नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि पहले खुद को भुगतान करें। आप देख सकते हैं कि किसी और को पहले भुगतान करने से संपत्ति कॉलम में निवेश करने के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं बचता है। रॉबर्ट और अन्य लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ऐसे समय थे जब नकदी की कमी खुद को और बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने वैसे भी पहले खुद को भुगतान किया। जब बिल संग्रहकर्ता चिल्ला रहे हों तो आंतरिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है, लेकिन ये संपत्ति में निवेश को प्राथमिकता बनाता है और अमीर बनने की ओर ले जाता है। पहले खुद को सफलतापूर्वक भुगतान करना शुरू करें। 1. बड़े कर्ज में न फंसें जिसका भुगतान आपको करना ही पड़े। अपने खर्चे कम रखें। पहले संपत्ति बनाएं, फिर बड़ा घर या बढ़िया कार खरीदें। 2. जब आप कम पड़ जाएं, तो दबाव बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश में से पैसे न निकालें। दबाव का इस्तेमाल करके अपनी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करें कि वह ज्यादा पैसे कमाने के नए तरीके खोजें और फिर अपने बिल चुकाएं। आप अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता के साथ साथ ज्यादा पैसे कमाने की अपनी क्षमता भी बढ़ाएंगे। याद रखें कि यह नियम आत्म बलिदान या वित्तीय संयम को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले खुद को भुगतान करें और भूखे मर जाएं। जीवन का मतलब है आनंद लेना। अगर आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का इस्तेमाल करते हैं तो आप जीवन की सभी अच्छी चीजें पा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और बिल चुका सकते हैं। 6. अपने ब्रोकर को अच्छी तरह से भुगतान करें। अच्छी सलाह की शक्ति। बहुत से लोग डिस्काउंट ब्रोकर का इस्तेमाल करके या खुद अपना घर बेचकर कुछ डॉलर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे पेशेवर न केवल आपका समय बचाते हैं बल्कि वे आपको पैसे भी कमाते हैं। जानकारी अमूल्य है। एक अच्छे ब्रोकर को आपको जानकारी देने के साथ साथ आपको पैसे भी कमाने चाहिए। उनसे सीखें। सच में आप उन्हें जो भुगतान करते हैं वह उस जानकारी से मिलने वाले पैसे की तुलना में बहुत कम है जो वे आपको देते हैं। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। उनका साक्षात्कार लें और पता करें कि उनके पास कितनी संपत्ति या निवेश है। ऐसा व्यक्ति खोजें जो आपके हित में हो और उसके साथ उचित व्यवहार करें। कंपनियों के पास निदेशक मंडल होता है क्योंकि वे जानते हैं कि अपने से ज्यादा समझदार लोगों को रखने का क्या महत्व है। आपके पास भी निदेशक मंडल होना चाहिए। 7. भारतीय दाता बने। बिना कुछ दिए कुछ पाने की शक्ति। भारतीय दाता शब्द एक सांस्कृतिक गलतफहमी से उत्पन्न हुआ जब पहले यूरोपीय बसने वाले नई दुनिया में आए। यदि कोई बसने वाला ठंड से ठिठुरता था तो एक भारतीय उसे कंबल देता था। बसने वाले ने इसे उपहार समझ लिया और जब भारतीय ने इसे वापस मांगा तो वह नाराज हो गया। जब बसने वाले इसे वापस नहीं देना चाहते थे तो भारतीय परेशान हो गए। ये लेन देन के बारे में गलतफहमी थी। निवेश और परिसंपत्ति कॉलम के संदर्भ में भारतीय दाता बनना महत्वपूर्ण है, यानी अपना प्रारंभिक निवेश वापस पाना और जल्दी से। एक उदाहरण एक कोंडो है जिसे रॉबर्ट ने $50,000 में नकद खरीदा था। इसे उच्च मौसम में $2,500 और शेष वर्ष में $1,000 में किराए पर दिया गया था। लगभग 3 वर्षों के भीतर इसने अपने आप को भुगतान कर दिया। संक्षेप में, रॉबर्ट के मूल $50,000 उसकी जेब में वापस आ गए थे और यह परिसंपत्ति उसे हर महीने ऋणी बनाती रही। कुछ लोगों को जोखिम पसंद नहीं है और वे अपना पैसा बचत खाते में रखना पसंद करते हैं और इसके साथ उन्हें कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं बन रहा है। रॉबर्ट का कहना है कि उनके प्रत्येक निवेश के लिए कुछ न कुछ लाभ अवश्य होना चाहिए। कुछ मुफ्त जैसे छोटा स्टोरेज, मुफ्त जमीन का एक टुकड़ा, स्टॉक शेयर, एक घर, और जोखिम सीमित होना चाहिए। 8. विलासिता की चीजें खरीदने के लिए संपत्ति का इस्तेमाल करें। फोकस की ताकत। रॉबर्ट को भी विलासिता उतनी ही पसंद है जितनी किसी और को, लेकिन वह उनके लिए पैसे उधार नहीं लेगा। इसके बजाय वह उन विलासिता की चीजों को खरीदने के लिए पैसे बनाने के लिए संपत्ति कॉलम पर ध्यान केंद्रित करेगा। वह एक ऐसे दोस्त का उदाहरण देता है जिसका किशोर बेटा एक कार चाहता था। इसे खुद खरीदने या बेटे को इसके लिए अपनी बचत का इस्तेमाल करने देने के बजाय पिता ने उसे $3,000 और शेयर बाजार की कुछ जानकारी दी और उससे कहा कि वह उस $3,000 का इस्तेमाल सीधे कार खरीदने के लिए नहीं कर सकता। उसे इसे निवेश करना था और जब उसने $6,000 कमा लिए तो वह उससे एक कार खरीद सकता था और मूल $3,000 उसके कॉलेज फंड में जा सकते थे। हालांकि बेटे को अभी भी उस लाभ का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उसकी रुचि और सीख आसमान छू रही थी। वह एक ऐसा सबक सीख रहा था जो उसके जीवन में बहुत काम आएगा। अपनी मनचाही चीजों के लिए भुगतान करने के लिए संपत्ति बढ़ाना। संपत्ति कॉलम से नकदी प्रवाह विकसित करना सिद्धांत रूप में आसान है, लेकिन मुश्किल है पैसे को सही उपयोग के लिए निर्देशित करने की मानसिक दृढ़ता। पैसे उधार लेना अल्पावधि में आसान है लेकिन लंबे समय में कठिन है। 9. हीरो चुनें। मिथक की शक्ति। बच्चों के रूप में हम जो सबसे शक्तिशाली तरीके सीखते हैं उनमें से एक है अपने हीरो होने का नाटक करना।
रॉबर्ट एक वयस्क के रूप में इसे जारी रखते हैं, हालांकि उनके हीरो बदल गए हैं। बल्लेबाजी में विली मेज बनने का दिखावा करने के बजाय वह सौदेबाजी करते समय ट्रंप की बहादुरी या रुझानों को देखते समय वॉरेन बफे के विश्लेषणात्मक कौशल को चैनल करता है। नायकों के होने से हम उनकी प्रतिभा को पहचानते हैं, और क्योंकि वे इसे आसान बनाते हैं, वे हमें प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। 10. सिखाओ और पाओगी। देने की शक्ति। रॉबर्ट ने अमीर पिता से शिक्षा के साथ साथ दान देना भी सीखा। वह कहते थे, यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले देना होगा। जब उनके पास पैसे की कमी होती थी तो वह अपने चचा अपनी पसंदीदा चैरिटी को देते थे। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत महसूस हो, चाहे वह पैसा हो, मुस्कान हो, प्यार हो या दोस्ती हो, पहले उसे दें और वह बाल्टी भरकर वापस आएगा। ये शिक्षण में भी सच है, जितना अधिक आप सिखाते हैं उतना ही आप सीखते हैं। रॉबर्ट के दोनों पिताओं ने यह साबित किया। आपके पास जो है उसके साथ उदार रहें और सुनिश्चित करें कि आप उस खुशी के लिए दे रहे हैं जो देने से मिलती है, न कि केवल पाने के लिए। बाएं गोलार्ध का क्षण। अपने परिसंपत्ति कॉलम को बढ़ाने की प्राथमिकता की रक्षा के लिए पहले खुद को भुगतान करने के लिए आत्मा अनुशासन का उपयोग करें। दाएं गोलार्ध का क्षण। अपने दिमाग को नए विचारों और चीजों को करने के नए तरीकों के लिए खुला रखें। ये अन्य संचित विचारों के तालमेल में जोड़ सकते हैं। अवचेतन क्षण। गहरे बैठे मजबूत का उपयोग करें। वे आपको भावनात्मक कारणों से बाधाओं का सामना करने में मदद करेंगे जो आप अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें धन के लिए एक रास्ता बनाओ। चैप्टर 9 स्टिल वांट मोर। हियर आर सम टू डूज। जो लोग निपटने के लिए कार्यों की एक टू डू सूची चाहते हैं, उनके लिए यहाँ कुछ चीजें हैं जो रॉबर्ट करते हैं। संक्षिप्त रूप में, आप जो कर रहे हैं उसे छोड़ दें, एक ब्रेक लें और मूल्यांकन करें कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। नए विचारों की तलाश करें। किताबों की दुकानों पर जाएं और अलग अलग और अनोखे विषयों पर किताबें ढूंढें। जोएल मोस्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन ने रॉबर्ट को कुछ नया सिखाया और उसे कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें दोपहर के भोजन पर ले जाएं और उनसे व्यापार के टिप्स और ट्रिक्स के बारे में पूछें। कक्षाएं लें, पढ़ें और सेमिनार में भाग लें। रॉबर्ट नए और दिलचस्प कक्षाओं के लिए समाचार पत्रों और इंटरनेट पर खोज करता है। बहुत सारे प्रस्ताव दें। आपको तब तक सही कीमत नहीं पता होती जब तक कि आपके पास कोई दूसरा पक्ष न हो जो सौदा करना चाहता हो। अधिकांश विक्रेता बहुत ज्यादा मांगते हैं। ऐसा कम ही होता है कि कोई विक्रेता किसी चीज की कीमत से कम कीमत मांगता है। यह मजेदार है और केवल एक खेल है। प्रस्ताव दें, कोई हाँ कह सकता है, और बचने के लिए कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव दें। महीने में एक बार 10 मिनट के लिए एक निश्चित क्षेत्र में टहलें, चलें या ड्राइव करें। रॉबर्ट ने ऐसा करके अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट निवेश पाए हैं। वह 1 साल तक एक निश्चित पड़ोस में टहलता रहेगा और बदलाव की तलाश करेगा। किसी सौदे में लाभ होने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए, एक सौदा और बदलाव। बहुत सारे सौदे होते हैं, लेकिन ये बदलाव ही है जो सौदे को एक लाभदायक अवसर में बदल देता है। इसमें महीने में केवल कुछ मिनट लगते हैं और वह इसे कुछ और करते हुए करता है, जैसे व्यायाम करना या स्टोर से आना जाना। सभी बाजारों में सस्ते दामों पर खरीदारी करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में टॉयलेट पेपर पर बिक्री होती है तो उपभोक्ता भागकर स्टॉक कर लेता है, लेकिन जब हाउसिंग या स्टॉक मार्केट में बिक्री होती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता अक्सर इससे दूर भागता है। याद रखें, लाभ खरीदने में होता है, बेचने में नहीं। सही जगह देखें। एक पड़ोसी ने $1,00,000 में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। रॉबर्ट ने अगले दरवाजे पर वही कॉन्डो $50,000 में खरीदा। उसने रॉबर्ट से कहा कि वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। रॉबर्ट ने उससे कहा कि जब आप खरीदते हैं तो मुनाफा होता है, जब आप बेचते नहीं हैं। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर से खरीदारी की जिसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। रॉबर्ट ने फोरक्लोजर नीलामी में खरीदारी की, इस बारे में एक क्लास के लिए $500 का भुगतान किया। उसके पड़ोसी ने सोचा कि रियल एस्टेट निवेश क्लास के लिए $500 बहुत महंगा था। उसने कहा कि वह पैसे या समय नहीं दे सकता, इसलिए वह कीमत बढ़ने का इंतजार करता है। पहले उन लोगों को देखें जो खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो बेचना चाहता है। पाई खरीदें और उसे तस्वीरों में काटें। ज्यादातर लोग वही देखते हैं जो वे खरीद सकते हैं, इसलिए वे बहुत छोटे दिखते हैं। वे पाई का सिर्फ एक टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वे कम में ज्यादा भुगतान करते हैं। छोटी सोच वाले लोगों को बड़ी सफलता नहीं मिलती। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें, बड़ा सोचें।
खुदरा विक्रेता वॉल्यूम डिस्काउंट देना पसंद करते हैं क्योंकि ज़्यादातर व्यवसायी बड़े खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आप छोटे हों, आप दूसरों के साथ मिलकर बढ़िया डील के लिए बातचीत कर सकते हैं क्योंकि आप किसी खास वस्तु को बहुत ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। छोटे लोग छोटे ही रहते हैं क्योंकि वे छोटा सोचते हैं, अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतिहास से सीखिए, स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कर्नल सैंडर्स 60 की उम्र में सब कुछ खोने के बाद ही अमीर बने। बिल गेट्स 30 की उम्र से पहले दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। कार्रवाई हमेशा निष्क्रियता को हराती है। वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने से पहले आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अभी काम करें। रॉबर्ट ने इस पुस्तक को लिखने का मुख्य कारण ये था कि वे इस बारे में अंतर्दृष्टि साझा करना चाहते थे कि कैसे बढ़ी हुई वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग जीवन की कई सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। वह एक उदाहरण साझा करते हैं कि कैसे एक मित्र अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए पर्याप्त धन बचाने में सक्षम होने के बारे में चिंतित था। कुछ साल बाद फीनिक्स में एक घर में $7.900 के डाउन पेमेंट को एक ऐसे प्रोजेक्ट में बदलने में सक्षम था जो प्रति माह $3.000 उत्पन्न करता है। इसे शुरू करने के लिए बस थोड़े से पैसे और वित्तीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। पैसे के बारे में शिक्षा और ज्ञान महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरू करें, एक किताब खरीदें, एक सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, कम से कम करें। यह आपके दिमाग में क्या है जो यह निर्धारित करता है कि आपके हाथ में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। लेखांकन की दुनिया में 3 प्रकार की आय होती है: साधारण, अर्जित, पोर्टफोलियो और निष्क्रिय। निष्क्रिय आय ज्यादातर मामलों में अचल संपत्ति निवेश से प्राप्त आय होती है। पोर्टफोलियो आय स्टॉक और बॉन्ड जैसी कागजी संपत्तियों से प्राप्त आय होती है। अर्जित आय पर कर सबसे अधिक और निष्क्रिय पर सबसे कम होते हैं। जैसा कि अमीर पिता कहते हैं, सरकार आपके द्वारा कड़ी मेहनत से अर्जित आय पर आपके पैसे से अधिक कर लगाती है। रॉबर्ट की दूसरी पुस्तक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में वह 4 अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं जो व्यवसाय की दुनिया को बनाते हैं: कर्मचारी, स्वनियोजित, बी व्यवसाय मालिक और मैं निवेशक, और लोग अपने क्वाड्रेंट को कैसे बदल सकते हैं। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में रिच डैड सीरीज की पुस्तक संख्या 3 में रॉबर्ट अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने के महत्व पर अधिक विस्तार से बताते हैं। रॉबर्ट और किमी के बोर्ड गेम इस शिक्षा को जारी रखते हैं, साथ ही जो किताबें नहीं सिखा सकती हैं। वयस्कों के लिए कैश फ्लो गेम और बच्चों के लिए कैश फ्लो गेम खिलाड़ियों को अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने के बुनियादी निवेश कौशल सिखाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे लेखांकन और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत भी सिखाते हैं। 3 आय में अंतर जानना और विभिन्न आय प्राप्त करने के तरीके के निवेश कौशल सीखना किसी भी व्यक्ति के लिए बुनियादी शिक्षा है जो महान धन अर्जित करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करता है, एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता जिसे केवल कुछ ही लोग कभी जान पाएंगे। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए थे, आपका दिमाग और आपका समय। यह आप पर निर्भर है कि आप दोनों के साथ क्या करना चाहते हैं। आपके हाथ में आने वाले प्रत्येक डॉलर के बिल के साथ आप और केवल आप ही अपनी नियति निर्धारित करने की शक्ति रखते हैं। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्यम वर्ग बनने का फैसला करते हैं। इस ज्ञान को अपने बच्चों के साथ साझा करना चुनें और आप उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार करना चुनते हैं जो इंतजार कर रही है।